आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूं कि आप लोगों की होली जबरदस्त थी, है ना? और अगली होली और भी जबरदस्त हो, और तब तक आप एग्जाम में काफी आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, अगली होली तक होपफुली आपका प्रीलिम्स मेन सब हो चुका होगा, सीजीएल का भी, और आप नौकरी पाने के कगार पे हो या रिजल्ट आ चुका हो तब तक। वेल एंड गुड। सो लेट्स होप नेक्स्ट होली इज भोकाली होली। तो जो भी लोग जुड़ चुके हैं मुझसे प्लीज चैट में बताएं कि हम आ चुके हैं सर, शुरुआत करो। तो हम शुरू करते हैं। हाँ जी। और मैंने भी अपनी होली की छुट्टियां बहुत छोटी रखी। आज मॉर्निंग में मैं वापस आ गया, लग गया हूँ। हाँ जी। सो अभी अगले 5 दिन 6 दिन जो भी हैं अभी इस महीने में लगातार क्लासेस होनी है। शाम को 6 बजे होगी। हर क्लास 2 घंटे की होगी। थोड़ा आपके सहयोग की अपेक्षा है, और 2 घंटे तक आपको क्लास में बैठना है। पहले मेंटली मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि 7:30 बजे भूख ना लगना शुरू हो तुम्हें। 2 आवर्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, ठीक है? फिर से 1.5 घंटे लेंगे अप्रैल में। अभी 2 घंटे की क्लास हम लेंगे नेक्स्ट टिल 31 मार्च। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमने पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, देन हमने डिस्कशन शुरू किया था जिसमें हम लोग कॉमन टेंजेंट की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, सबको याद है कॉमन टेंजेंट की चर्चा? पहले तो उस डिस्कशन को थोड़ा फिनिश करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो जानना बहुत आवश्यक है, उसको समझते हैं। कुछ फॉर्मूले नए मिलेंगे, उनको ध्यान रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन, जब हम भी आज क्वेश्चंस भी करेंगे तो उसमें आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, जो भी लोग जुड़ चुके हैं। और अभी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, कॉमन टेंजेंट में हमने पढ़ा था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको मैं डीसीटी के नाम से अब हमेशा व्यक्त करूंगा। डीसीटी का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलिए फोकस करते हैं अब कि हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ को निकालने का प्रयास करेंगे। ये भी आज का टास्क है। बट बिफोर आई डू दैट, जो कुछ आपने सीखा है जरा उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूं, और देखते हैं कि क्या आप पिछली पढ़ाई गई चीजों का एप्लीकेशन कर पाते हैं या नहीं। लेटेस्ट से मैंने कहा कि मेरे पास 2 सर्कल्स हैं। क्या मैंने बोला? कि मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, और दोनों सर्कल्स में हम कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। डी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यानी 2 सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी को हम बोलेंगे डी। ठीक है। R1 जो है वो है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, और जो R2 है वो हमारा है रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। तो टर्म पढ़ लिया, d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, केंद्रों के बीच की दूरी। R1 जो है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है, और R2 जो आपका है रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। इसके बेसिस पे मैं आपके सामने कुछ लिखूंगा और आपको उसका जवाब देना है। ठीक, टर्म्स क्लियर हो गए? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो d है हमारा, ये R1 प्लस R2 से बड़ा है। मैंने क्या लिखा? कि सेंटर्स के बीच की दूरी अगर दोनों के रेडियस के सम से बड़ी है, तो मैं कुछ पॉइंटर्स लिख रहा हूं कि जो सर्कल्स हैं उनके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, जरा बताओगे आप? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे? चैट में लिख के बताओ। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपके कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे 4। क्यों? क्योंकि ये जो केस है आपका, ये केस ये वाला है कि अगर 2 सर्कल्स के बीच के सेंटर्स के बीच की दूरी अगर R1 प्लस R2 से बड़ा है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो सेंटर्स होंगे ये नॉन इंटरसेक्टिंग है और अपार्ट है, यानी ये वाला केस है। इस वाले केस में ही आपका जो डिस्टेंस है ये R1 और R2 से के सम से बड़ा होगा, और आप यहां से कह सकते हो कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमारे 4 होंगे। तो यहां आप लिख सकते हो सर्कल्स आर अपार्ट एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नली दूर दूर है, मतलब कहीं टच नहीं कर रहे हैं और दूर दूर हैं, तब ऐसा इस केस में होगा। हमने कहा डी हमारा R1 प्लस R2 के बराबर है। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे, और ये केस नंबर 2 हमारा है कि हमारा यही डी R1 प्लस R2 के अगर बराबर हो जाए, तो आप बताइए कि ये कौन सा केस है। अगर हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, तो पहले तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पर 3 होंगे। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 होंगे यहाँ पर। यहाँ 4 होंगे, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स वाले पढ़ेंगे तो टोटल 4 होंगे। यहाँ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 बनेंगे, क्योंकि जहां पर ये टच कर रहा है वहां पर भी ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। देखिए, अगर मैं ऐसा केस बनाता हूं कि ये मेरे पास लेट्स से 2 सर्कल्स हैं,
और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ऐसा, तो जो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे बेटा वो 3 बनेंगे। एक कॉमन टेंजेंट आपका होगा ये वाला बन जाएगा, एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पर ये वाला बन जाएगा, और तीसरा कॉमन टेंजेंट आपका ये वाला बनेगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो गए? 3। यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स थे वो 4 थे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमारे 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर एक आपका कॉमन टेंजेंट यहाँ पर बन रहा था जो कि 4 कॉमन टेंजेंट आपको देगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वेर इक्वल टू 4। यहाँ पर आपके 3 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। डी हमारा R1 प्लस R2 के बराबर है। यहाँ पर आप कहोगे कि सर्कल्स टच करेंगे तो सर्कल्स हो जाएंगे टचिंग, लेकिन ये टचिंग कहाँ होगी? एक्सटर्नली होगी, बाहर से होगी, इंटरनल टचिंग नहीं है। ये बाहर से एक दूसरे को टच करेंगे। क्या बात सभी को समझ में आई? राइट। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल मेंटली रेडी रहना। तीसरा पॉइंट मैं आपसे बोलूंगा कि हमारा जो सर्कल का डी है, डिस्टेंस डी, ये हमारा R1 प्लस R2 से छोटा है, राइट। अब बताइए यहां नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यहां कितने होंगे? अगर ये डिस्टेंस R1 प्लस R2 से छोटा है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे? 2, जो कि सरासर गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इसका कारण मैं बता रहा हूं। आपने क्या सोचा? एक्चुअली आपने ये सोचा कि भाई यहां तो 2 कॉमन टेंजेंट दिख रहे हैं। ये बात ठीक है कि इस सिचुएशन में जो डायग्राम आपने मेंटली सोचा है उस केस में 2 कॉमन टेंजेंट है, बट जब हमारा डी R1 प्लस R2 से छोटा है तो हमारा डी ये सारे केसेस रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारा डी ये सारे केसेस रिप्रेजेंट कर सकता है। यहां पर भी आपका डी R1 प्लस R2 से छोटा है, यहां पर भी डी आपका R1 प्लस R2 से छोटा है, यहां पर भी डी आपका R1 प्लस R2 से छोटा है। तो ये कंडीशन अगर सिर्फ इतनी दी है, देन ये तीनों संभावना है कि हमारे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यहाँ 2 होंगे, यहां पर 1 होंगे, और यहां पर कॉमन टेंजेंट होंगे ही नहीं। यस और नो? तो यहां पर आपके कॉमन टेंजेंट्स नहीं होंगे नीचे वाले सबसे केस में। तो सिर्फ ये बोल देना इज ओपन टू मेनी पॉसिबिलिटीज, एंड देयरफॉर मैं इस केस को थर्ड केस नहीं बोलूंगा। हमें अगर एक डेफिनेट केस क्रिएट करना है, देन हमें समझना है कि जब 2 कॉमन टेंजेंट कब होंगे? जब तक आपके सर्कल कट करते रहेंगे। तो देखो ऐसा है, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे सर्कल कब तक कट करते रहेंगे, तो इसको समझाने के लिए मैं इस बात का इस्तेमाल करूंगा कि देखो यहां पर इस सिचुएशन में आपके सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं, यस और नो, और इस सिचुएशन में आपके सर्कल अंदर से टच कर रहे हैं, यस और नो। अगर मैं दूसरी सिचुएशन एक बनाऊं कि यहां पर आपका एक सर्कल है ऐसा, इधर बना लेता है। तो अब मैं आपको क्या डायग्राम दिखाने जा रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा। मैं इसको मूव करूंगा, यहां पर सर्कल की टचिंग हुई एक्सटर्नली, 3 कॉमन टेंजेंट थे। जैसे लेफ्ट में मूव करेगा, अब कॉमन टेंजेंट की संख्या 2 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, 2 है अभी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता जा रहा है, 2 है। लेकिन जब आपकी पोजीशन एग्जैक्टली ये वाली हो जाएगी, अंदर टच करने लगेगा, तो कॉमन टेंजेंट की संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। यानी हमें जो सिचुएशन चाहिए वो सिचुएशन ये हमारी एक एक्सट्रीम हुई, जब डी R1 प्लस R2 से छोटा होना शुरू होगा तो 2 कट मिलना शुरू हो गए, बट कहां तक? यहां तक। इनके बीच में 2 कॉमन टेंजेंट है। आपको पता है ये वाली सिचुएशन क्या है? इस वाली सिचुएशन को अगर आपको समझना है तो ये सेंटर हुआ मान लिया बड़े वाले सर्कल का, ये रेडियस हमारी R1 है और ये रेडियस मान लिया R2 है। तो जो सेंटर्स के बीच की दूरी है, जैसे लेट्स से इसका सेंटर यहां पर है और इसका सेंटर हमारा यहां पर है, यहां पर है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई देखो ये लेंथ जो है ये R1 है, और यहां अगर इसका सेंटर तो ये लेंथ क्या है? R2 है। यहां इसका सेंटर, यहां इसका सेंटर। इस केस में जो आपका डी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, वो R1 माइनस R2 के बराबर है। तो बशर्ते अब इस सिचुएशन को मैं ऐसे अगर लिखूं कि हमारा डी R1 माइनस R2 से बड़ा हो और हमारा डी R1 प्लस R2 से छोटा हो, तो ये कौन सा पीरियड है, ये कौन सा ड्यूरेशन है जहां पर एक्सटर्नली टच कर रहा है और जहां पर इंटरनली टच कर रहा है, उसके बीच की दूरी है। यहां पर आपके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होंगे? दे विल बी इक्वल टू 2। ये वाला केस मिलेगा। जब मैं इस केस की बात करूंगा तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपको एग्जैक्टली 1 मिलेगा, राइट। और ये वाला केस क्या है कि जब डी हमारा R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाए, सर्कल जब इसके अंदर घूमता रहेगा, इंटरनल रहेगा, टच नहीं करेगा, तो डिस्टेंस डी हमारा R1 माइनस R2 से छोटा होगा। यहां नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपके क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। समझ में आई बात? अब मैं इस चीज को बढ़िया से पॉइंट फॉर्मेट में लिखता हूं। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पॉइंट फॉर्मेट में जब मैं इस चीज को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि जब भी सेंटर्स के बीच की दूरी R1 माइनस R2 से बड़ी होगी और R1 प्लस R2 से छोटी होगी। और एक बात का और ध्यान रखना, यहां पर जब मैं R1 माइनस R2 लिख रहा हूं तो मैं क्या मान रहा हूं कि R1 R2 से बड़ा है, पॉजिटिव डिफरेंस।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि R1 R2 से बड़ा ही हो, इसलिए हमें यहाँ मॉड का साइन इस्तेमाल करना चाहिए। मॉड का साइन क्या करता है, पॉजिटिव डिफरेंस से फोकस करता है। हम ये नहीं करें कि R1 बड़ा हो या R2 बड़ा हो, हम सिर्फ ये करें कि जो उनका पॉजिटिव डिफरेंस है उस मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए। तो डिस्टेंस जब भी उनके रेडियस के अंतर से बड़ा होगा और रेडियस के सम से छोटा होगा, तो जो नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट, इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ये सर्कल्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे, दो डिफरेंट पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन होगा, और जो हमारे नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स आपके 2 के बराबर होंगे। यस और नो? तो नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स हमारे 2 के इक्वल होंगे, 2 के बराबर। ठीक है, यस, क्लियर हुआ सभी को ये पॉइंट? इसका डायग्राम अगर आपको बना के क्लियर करना है तो आप बना लीजिए। यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगी कुछ इस प्रकार से होगी, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी एग्जैक्टली 2 ही कॉमन टेंजेंट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, और यहाँ पर डी की कंडीशन ये होगी। चौथा केस आपको क्लियर ही हो गया कि अगर हमारा डी R1 माइनस R2 यानी सर्कल्स के रेडियस के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, तो ये सर्कल हमारे एक्सटर्नली टच करने के बजाय अब इंटरनली टच करने लगते हैं। और इंटरनली टच करने के केस में आप सभी को मालूम है कि जो नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स होते हैं वो हमारे सिर्फ एक होते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा सर्कल्स टच इंटरनली, ये इंटरनली टच करेंगे, और जो नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स है वो 1 होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स 1 होंगे, will be equal to 1। द लास्ट केस इज कि वो अंदर आ जाए और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी टच ना कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन बनेगी आखिरी केस, जिसको हम बोलेंगे केस नंबर 5। इस केस में क्या होगा कि जो डी है यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, वो R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा क्या? जी नहीं, क्या होगा, यहाँ लेस देन बनेगा, और यहाँ लेस देन लिखिए, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लिखिए, और इस केस में आप कहोगे वन सर्कल इज इनसाइड अदर, वन सर्कल इज कंप्लीटली इनसाइड अदर, ठीक है, नो इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, और जब कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इनसाइड अदर है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का कोई सवाल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आप बोलेंगे यहाँ पर 0 है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? यस और नो? बोलिए, मेक सेंस? ठीक है, तो ये पांचों केसेस आपको मेंटली विजुलाइज होना बहुत आवश्यक है। ये पांचों केसेस मेंटली विजुलाइज हो, ताकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने तो आपको बहुत क्लैरिटी रहे कि कब कहाँ 4, कब कहाँ 3, कब कहाँ 2, कब कहाँ 0, कब कहाँ 1। ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत बारीकी से इसको सीखिएगा। अच्छा, अब मैं आता हूं इस सवाल पे कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कोई फॉर्मूला होता है क्या? मोस्टली शायद आपने पढ़ा भी हो कभी, बट मैं उसको थोड़ा सही से समझाना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेटर से हमने कहा कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, इस तरीके से हमने 2 सर्कल्स बनाए आपके सामने। इन दोनों सर्कल्स के बीच में हम ये कर रहे हैं कि भाई ये सर्कल्स हैं, इनके बीच की दूरी है, और हमने एक्सटर्नल वाला केस लिया है जहां पर हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की भी एक डेफिनेट लेंथ हो, और जहां पर हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की भी एक डेफिनेट लेंथ हो, और इसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा केस हुआ जिसमें हमने कहा ये सेंटर्स के बीच की दूरी को हम डी बोलेंगे। इसके बाद हमने ये बोला कि भाई यहां से हमने एक कॉमन टेंजेंट डाला। मजेदार बात क्या है कि अगर 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो उनकी लेंथ अलग अलग नहीं हो सकती, वो दोनों सेम लेंथ के ही होते हैं। तो हम किसी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और इसकी लेंथ निकालने का कोशिश करेंगे। आप ये बोलोगे कि भाई ये अगर सेंटर है तो यहां से ये परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट तो आपको होना ही नहीं चाहिए। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहां पर भी कोई डाउट नहीं है, 90 डिग्री बनाता है, आपको पता है सेंटर से ज्वाइन करने पे। इस रेडियस को मैं R1 बोल देता हूं और इस रेडियस को मैं R2 बोल देता हूं। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? किसी को कोई शंका है तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करने वाला हूं कि यहां पर ये जो लाइन है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाली लाइन, इस लाइन को अगर मैं ऐसे नीचे मूव करना शुरू करूं तो आपको पता है ऐसे पैरेलली ये मूव करके कहीं यहां आ जाएगा, ऐसे। इसी को मैंने बिल्कुल पैरेलली मूव किया है नीचे की तरफ, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा तभी, राइट। आपको एक रेक्टेंगल बना हुआ मिलेगा, अगर आप इसको नीचे से मूव कर लें, सरका लें, तो ये नीचे सरकेगा। चूंकि R1 बड़ा है तो यहां कहीं ये पोजीशन लेगा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जैक्टली यहां जाएगा, इसको L बोलते हैं। तो L हमारा मूव करके नीचे आ गया, और हमारा ये नया डायग्राम क्रिएट हो रहा है। इस नए डायग्राम में मजेदार बात क्या है कि इतना जो पोर्शन है ये वाला, इसकी लेंथ आपको पता है क्या है? क्या ये R1 माइनस R2 है? यस, क्योंकि पूरा R1 है और इतनी लेंथ अगर R2 है, और ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच की दूरी हर जगह सेम होगी। तो ये बीच की दूरी क्या हुई? ये तो R2 हो गई, तो ये वैल्यू R1 माइनस R2 हो गई। और अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई ये तो सेंटर्स के बीच की दूरी D कहलाती है। तो अब मजेदार बात देखो क्या होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में L तुम्हारा एक हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। ये एक लंबवत भुजा R1 माइनस R2 है, और एक D जो हमारा है, सॉरी D हाइपोटेनस है, L एक परपेंडिकुलर साइड है, R1 माइनस R2 एक परपेंडिकुलर साइड है। ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए दिखाया, मैं चाहता तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखता, बट डायग्राम का बहुत फायदा है। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि भाई जो D स्क्वायर है पाइथागोरस थ्योरम से,
ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, एल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। मैं लिखूं यहां पर कि एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एल की वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपका लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुआ, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या मजेदार बात समझ में आई कि यार देखो ऐसा होता है कि जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालते हैं तो एक मजेदार राइट एंगल ट्रायंगल मिला जिससे ये चीज निकल के आ रही है। और वो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ, यही विजुअलाइजेशन यहां करा देता हूं कि ये हाइपोटेनस जो है ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हो जाता है। एक साइड में आपका R1 माइनस R2 यानी सेंटर्स के बीच की दूरी, सॉरी रेडियस का अंतर आ जाता है। और ये जो दूसरी साइड है इसको हम बोलेंगे L, जो कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरूर ध्यान रखें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में क्या क्या होता है, क्योंकि सवाल में कई बार क्या होगा कि आपको डी दे देगा 17, R1 माइनस R2 आप निकालोगे तो आएगा 8, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको L सीधे मिल जाएगा 15। लेकिन ये तभी मिल पाएगा जब आप इस फॉर्मूले के पहले का स्टेप जानते हैं, ये तभी देख पाओगे ना कि यार ये तो राइट एंगल ट्रायंगल से बना हुआ ये फॉर्मूला होता है जिसमें डी हाइपोटेनस होता है और एल लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और R1 माइनस R2 ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज कर सकते हो आप फटाफट कि अगर डी कभी 17 दिया हो और R1 माइनस R2 8 मिला हो तो आपको L 15 मिला। तो रादर देन हम ये फॉर्मूला ही रट के बैठ जाएं, फॉर्मूला तो ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला तो यहाँ से भी ध्यान हो जाएगा। अगर आपको ये राइट एंगल ख्याल में है तो ये फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं है कि एल की वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल रहा है। तो ये ट्रायंगल जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुआ। अब मैं आऊंगा और मैं निकालूंगा कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में जाएंगे, बट उसके पहले कुछ और स्पेशल केसेस जरा देखते हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, अब मैं इसको सीधे लिखूंगा ऐसे, डीसीटी। डीसीटी जब भी मैं लिख रहा हूं तो डीसीटी का मतलब है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। आप कहीं किताबों में शायद आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, बट मैं सीधे डीसीटी लिख रहा हूं, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। और उसका फॉर्मूला हमने अभी देखा कि ये फॉर्मूला है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यस और नो, समझ में आया। अब देखो एक स्पेशल केस बहुत गौर से और ध्यान से हमें समझना है, और वो स्पेशल केस क्या है जिस फॉर्मूले का आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना पड़ सकता है कई जगहों पर, और इसका बहुत फायदा भी मिलेगा हमें, कि अगर हमारे जो सर्कल्स हैं, ध्यान से देखा कि हमारे जो सर्कल्स हैं मान लिया उनके रेडियसेस इक्वल हो जाए। हमने कहा R1 और R2 हमारे बराबर हो गए, तो जब रेडियस हमारे बराबर हो जाएंगे तो डीसीटी हमारा डी के बराबर ही हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और रेडियस, मतलब डीसीटी की लेंथ इक्वल होगी। और वो आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। लेट्स से मैंने एक सर्कल ऐसा लिया और एक सर्कल एग्जैक्टली बिल्कुल इक्वल साइज का लिया ऐसा। तो जब दो इक्वल साइज के हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे तो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जैक्टली ऐसे बनने वाली है, बिल्कुल सिमेट्रिक लाइक दिस। और ये दूरी एग्जैक्टली आपके इसी लेंथ के बराबर है, तो आप इसको डी बोल लो और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दैट इज इक्वल। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है क्योंकि इसका बहुत फायदा होने वाला है। तो जब भी हमारे पास, ध्यान रखिएगा, दो आइडेंटिकल सर्कल्स हो तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ एक ही बात होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब आते हैं पॉइंट स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2 बहुत मजेदार है। स्पेशल केस नंबर 2 में मैं कहूंगा कि हमारा डी R1 प्लस R2 के बराबर है, लेट्स से। इसका क्या मतलब है आप बताओ, अगर हमारा डी R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए तो इसका मीनिंग क्या है। क्या इसका मीनिंग ये है कि हमारे सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। yes. तो सर्कल्स टच एक्सटर्नली। अब डी अगर R1 प्लस R2 के बराबर हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां कि सर्कल्स हमारे आइडेंटिकल हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट। डी R1 प्लस R2 के बराबर है, सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप डीसी की लेंथ निकालने जाएं तो बोलेगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आप जब इसको खोलोगे तो आपको मिलेगा रूट ऑफ 4 R1 R2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 रूट R1 R2, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे मैंने आपसे बोला, मान लिया लेट्स से कि मेरे पास इस तरह के दो सर्कल्स हैं और ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक। मैंने ये बोल दिया कि इस सर्कल का जो रेडियस है R1 वो मान लेते हैं 16 है, और इस सर्कल का रेडियस जो R2 है 9 है, ठीक है, ठीक है, 16 और 9 है। और मैं आपसे बोलूं कि बताओ डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे 2 रूट 16 इंटू 9, जो कि हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप 2 रूट R1 R2 लगाएंगे और आपकी वैल्यू 24 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला बहुत इसेंशियल और इंपॉर्टेंट है, कई सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे कि जहां हम देखेंगे सर्कल्स टचिंग है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ लिखनी है वो 2 रूट R1 प्लस R1 R2 के इक्वल होती है। क्लियर है सभी को? यस। तो ये हो गया हमारा डीसीटी का मसला।
दिस इज द केस जहां पर हम डीसीटी के मसले की बात करेंगे। एक और मजेदार चीज है इस फॉर्मूले में, अगर आप गौर से देखें कि हमें पता है कि जब डी हमारा R1 माइनस R2 से छोटा हो जाता है तो आपके सर्कल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, डीसीटी एग्जिस्ट नहीं करता। आप देख भी सकते हो यहां से, अगर आपने डी को R1 माइनस R2 से छोटा रखा तो ये स्क्वायर रूट के अंदर की चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकल तरीका है बताने का कि डीसीटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर डी R1 माइनस R2 के बराबर हो जाए यानी इंटरनल टचिंग वाला केस, तो डीसीटी की लेंथ 0 आ जाएगी। 0 लेंथ मैथमेटिकल होने का मतलब क्या है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, मेक सेंस, समझ में आया कि नहीं? तो वहां पर डीसीटी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं व्हेन डी इक्वल टू 0। देखिए जब सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, आप करो सर्कल्स के सेंटर्स हम सेम रखने वाले हैं, तो सर्कल के सेंटर्स अगर आप सेम रखोगे तो आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कभी मिल ही नहीं सकता है। करके देखिए, आप कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात करो, एक सर्कल ऐसा इसका सेंटर है, दूसरे सर्कल का सेंटर यहीं रखेंगे, तो यहां रखोगे तो या तो ऐसे बनेगा, यहां पर आपने सेंटर रखा ऐसे, या तो मामला जो है कुछ ऐसा बनेगा। इन दोनों केसेस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आप इक्वल भी कर दोगे दोनों सर्कल को आइडेंटिकल और एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दोगे तो भी डीसीटी की लेंथ क्या होगी, 0 होगी। तो यू विल नॉट गेट डीसीटी की कोई वैल्यू, राइट। कंसेंट्रिक सर्कल के केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको मिलना ही नहीं है, तो डी इज इक्वल टू 0 के केस में आपको कुछ नहीं मिलना है, तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। ना वहां पर आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की कोई बात कर सकते हो। टेंजेंट हो सकता है जब दोनों सर्कल आइडेंटिकल हो और एक दूसरे पे बिल्कुल सुपर इंपोज्ड हो, तो वहां कोई लेंथ थोड़ी ना होगी। लेंथ का मतलब है कि अगर वो थोड़ा सा लाइन सेगमेंट बना रहे हैं बिटवीन द सर्कल्स, एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल्स के बिटवीन कोई लेंथ ले रहा है, वो लेंथ होती है। तो वो लेंथ एक्सिस्ट ही नहीं करेगी अगर आपके सर्कल्स कंसेंट्रिक हो जाएंगे तो। समझ में आया? चलिए अब आते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी टीसीटी की बात करेंगे। तो टीसीटी के केस में सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। तो लेट्स से हमने कहा कि हमारे पास एक ये सर्कल है, दिस सर्कल, और हमारे पास एक ये सर्कल है। चलिए फिगर आउट करते हैं कि भैया यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। तो मैंने एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाया इस तरीके का, ऐसा। हमने सेंटर्स के बीच की दूरी बनानी पड़ेगी, वो भी बना लीजिए, सेंटर्स के बीच की दूरी होगी। देन हम क्या करेंगे, हम रेडियसेस बनाएंगे। तो यहाँ पर एक रेडियस इसको ऐसे बना दिया, एक रेडियस इसको ऐसे बना दिया। इसको हम R1 बोलेंगे, इसको हम R2 बोलेंगे। आपको ये श्योर होगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी क्योंकि एक ही टेंजेंट है, उस पर दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन तो पैरेलल हो गई और 90 डिग्री पे हो गई। दैट्स वेरी मच सर्टेन एंड क्लियर। अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है कि ये सेंटर्स के बीच की दूरी है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। मैं एक काम करने जा रहा हूं, आप सभी लोग बहुत गौर से उसको देखिएगा। वो काम ये है कि ये जो लेंथ हमें निकालनी है यहां पर, ठीक है, इस लेंथ को हम किस तरह से निकालें, क्योंकि यहां पर ये दोनों बिल्कुल एक इस लाइन के इस तरफ है, एक लाइन के इस तरफ है, तो हमें कुछ तो प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो हमारी लाइन है जो 90 डिग्री पे दोनों से है, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों, मैं इस लाइन को सरकाने जा रहा हूं, ठीक है, सो दैट मुझे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखे। तो मैंने लेट्स से इसको सरका के यहां पर डाला, एक रेक्टेंगल बनाने का ही प्रयास हो रहा है मेरा। तो ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली दो पैरेलल लाइंस हो गई, इसको मैंने पैरेलली सरकाया है। तो यहां पर इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी अगर R1 है, तो क्या यहां पर भी अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, तो ये जाहिर सी बात है अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक्सटेंड करूंगा तो ये इसके परपेंडिकुलर भी जाएगी और ये दूरी भी R1 ही होगी बिकॉज ये रेक्टेंगल वाला केस है। अब ये जो D है वो हाइपोटेनस बन रहा है, ये हमारा लेंथ है किसका, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ है, यही तो दूरी थी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें एक भुजा R1 प्लस R2 हो गई, एक परपेंडिकुलर भुजा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई और हाइपोटेनस क्या बन गया, D बन गया। तो अगर आप यहां से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लिखने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां आपको लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर मिलेगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट विल बी इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सबसे मजेदार बात है ये ट्राइंगल का ख्याल रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, और काफी सिमिलर है पहले वाले से। फर्क सिर्फ इतना है कि देखो D जो है वो तो है ही है, एक तरफ आपका लेंथ ऑफ TCT है, यहां पर जो R1 माइनस R2 था DCT के केस में वो R1 प्लस R2 हो गया। और ये विजुअलाइजेशन आपको यहां बहुत अच्छे से आ रहा है, इसलिए मैं डायग्राम पे फोकस कर रहा हूं, मैं सीधा फॉर्मूला आपको नहीं दे रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं इसको। मैं चाहता हूं आप देखो, ज्योमेट्री में कुछ चीजें देखने लायक है। एक और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर मिल रही होगी कि अगर किसी केस में जब सर्कल्स एक्सटर्नल हैं, दूर दूर हैं, अगर उसका DCT एग्जिस्ट करता है, उसका TCT एग्जिस्ट करता है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट
छोटा होगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। क्यों? क्योंकि यहां पर डी स्क्वायर में आपने R1 और R2 को जोड़ के, स्क्वायर करके डी स्क्वायर में घटाया, जबकि यहां पर आपने R1 और R2 के अंतर के स्क्वायर को डी स्क्वायर में घटाया था। तो नेचुरली ये वैल्यू बड़ी है टीसीटी से। अगर डीसीटी और टीसीटी एग्जिस्ट करता है किसी भी केस में, तो वहां पर आपका डीसीटी टीसीटी से बड़ा ही होगा। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनाया जा सकता है। ऐसे पूछा भी जा सकता है कि दो सर्कल्स हैं, एक्सटर्नली दूर दूर हैं, तो जो लंबी वाली कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ बताओ। तो लंबी वाली मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहे हैं यार, ये पता होना जरूरी है, वरना आप गलती कर जाएंगे। समझ में आया सभी को? किसी को कोई तकलीफ है तो यार बता दो। यस। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तभी एग्जिस्ट करेगा, फिर से समझिएगा, सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब डी की वैल्यू R1 प्लस R2 से बड़ी होगी। ये भी आप देख सकते हो, अगर डी की वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटी हो जाए तो ये अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव आता नहीं है। इसलिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट सिर्फ इसी केस में एग्जिस्ट करेगा और कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, लिखवा दीजिए इसमें, हर चीज में लिखवाऊंगा नहीं गोविंद, पढ़ाने में और टेक्स्ट बुक में फर्क होता है। लिख लेना, आपको मैं दिखा रहा हूं, जो चीज दिखती है उसको हर चीज को लिखना नहीं होता। अगर लिखना है तो आप अपने हाथ से लिख लो यार, इसमें मैं क्या लिखवाऊं, इसको मैं शब्दों में क्यों कन्वर्ट करूं, मैं रटा नहीं रहा हूं आपको यार। तो आप या तो अपनी भाषा में लिख लो या मत लिखो, आप इसको समझ लो, चित्र बना लेना, सब समझ में आ जाएगा। राइट। अब आते हैं एक और सवाल जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, वो पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का अनुपात बताइए क्या होता है। राइट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको दोनों का फॉर्मूला पता है, सिमिलरिटी से कुछ हो सकता है क्या? अभी ना क्यों लगाना है सिमिलरिटी, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। जब सीधा पाइथागोरस दिख रहा है मुझे, तो मैं सिमिलरिटी क्यों लगाऊंगा यार? इट्स अ पाइथागोरस। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों भुजाएं निकाल ली हमने और फिर रिलेशन निकाल लिया, तो इसमें क्या जरूरत है सिमिलरिटी में जाने की? ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये बात आपकी सही है, ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, बट यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, अगर लेट से पूछ ले आपको कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तब वो सिमिलर ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं कि भाई ये दूरी R1 रेशियो R2 में डिवाइड होगी। भाई ये जो डी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड R1 R2 रेशियो बनाएंगे तो ये भी R1 R2 बनाएगा। ये लेंथ आपकी R1 और R2 रेशियो में डिवाइड होगी, तो वो तो ट्राइंगल का डोमेन हो गया, वो तो आपको आता ही है। ठीक है, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको फॉर्मूला पता ही है। यहाँ लिखेंगे हम डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं, बस मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी कुछ आया तो आपको दोनों के अलग अलग फॉर्मूले पता है, आप उनका इस्तेमाल करके सीधे यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा केस आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, मैं एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ, उसको गौर से देखिएगा। लेट अस से मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास एक दूसरा सर्कल है, और ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस पे, एक्सटर्नल टचिंग करा दी, उसके बाद हमने एक कॉमन टेंजेंट खींच दिया, देखो ऐसे। ऑलराइट, एक कॉमन टेंजेंट बना रहे हैं और एक बढ़िया सा नया फॉर्मूला डिराइव करा के आपको दिखाता हूँ, और वो भी बहुत आसानी से होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। ये लाइन बस छू जाए, हाथ में पकड़ में आ जाए, सरकाते हैं इसको। आई थी, पकड़ में आ गई, यस, लाइक दिस। अब मैं एक तीसरा सर्कल बनाने जा रहा हूँ, राइट, थर्ड सर्कल लाइक दिस, देखा आपने। और ये तीसरा सर्कल क्या करूंगा अभी देखेंगे आप। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं उठा के, एक मिनट सॉरी, यहां लेके आऊंगा। देख रहे हो आप क्या हो रहा है? एक लाइन है जो 3 सर्कल्स पे टैंजेंट है। ऑलराइट, लेट अस से मैंने बोला कि इसका जो रेडियस है वो R1 है, इसका जो रेडियस है वो R2 है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो R है। मैं इस पॉइंट को बोलता हूं A, इस पॉइंट को बोलता हूं B, इस पॉइंट को बोलता हूं C। तो आपको समझ आ रहा है, एक लाइन है जो 3 सर्कल पे टैंजेंट हो रही है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये वाला सर्कल छोटा वाला इस सर्कल को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है। तो AC क्या हो गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो गई R1 और R वाले सर्कल के। तो क्या आप बोलोगे कि AC की वैल्यू 2 रूट R1 इंटू R होगी? जब सर्कल टचिंग होते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो 2 रूट R1 R2 होती है। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R है, तो क्या 2 रूट R1 R होगी? यस। ऐसे ही मैं आपसे बोलूंगा बताओ BC की वैल्यू क्या होगी?
आप कहोगे बीसी की लंबाई हो गई, दो सर्कल्स हैं R2 और R, वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो बीसी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो गई, हुई कि नहीं हुई, डीसीडी की लेंथ, यस। तो बीसी की वैल्यू आपकी हो गई 2√R इंटू R2 या R2 इंटू R, जो भी बोलना है बोल लो। और AB को अगर मैं देखें तो AB क्या है, AB हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है R1 और R2 वाले सर्कल की। AB की वैल्यू हमारी 2√R1R2 हो गई। और AB किसके बराबर है जरा बताओ, आप कहोगे AB की वैल्यू AC प्लस BC के बराबर है। यहां पर जरा इसको अप्लाई करिए, तो 2√R1R2 आपको मिलेगा, यहां से मिलेगा 2√R1R प्लस 2√R2, दो से दो कट जाएंगे। फिर मैं √R1 R2 R3 से दोनों को डिवाइड करूंगा, तीनों को डिवाइड करूंगा दोनों साइड। तो R1 R2 R3 के रूट से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मिलेगा 1/√R इज इक्वल टू 1/√R1 प्लस 1/√R2। आदित्य करें R3 लेट कर लेते सर, क्या बकवास बातें करने लगते हो आप लोग यार। मतलब ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए क्या, R3 लेट कर लेते, नहीं करना मेरे को। अभी कुछ लोग कहेंगे एबीसी लेट कर लेते, कुछ किताबों में आपको एबीसी लिखा मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज को समझना है या उसको लेट में 3 होना चाहिए था, कुछ भी चल रहा है यार। जब ध्यान ना भटका होता है तो ये सब फर्जी बातें करते हो तुम लोग, कि उसको अब R3 नहीं ले तो तुम्हारा दिमाग खराब पड़ा हुआ है, हद हो गई है। या कॉन्सेप्ट समझने आए हो कि बस लेट R3 हो, एग्जाम में R3 की जगह सी लेट हो गया तो फिर क्या करोगे, ऐसे पगला जाओगे कि हम सवाल ही नहीं करेंगे, R3 नहीं लिया उसने। कक्षा 10 की मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ बस। राइट, ये रिलेशन आपको फाइनली मिलेगा। R2 पर रूट आएगा ना, हाँ लगा रहा हूं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको केस क्या है, कि जब इस तरह का केस बनेगा तो जो सबसे छोटा सर्कल है उसका जो रेडियस का स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल होगा, वो जो तो बड़े वाले सर्कल्स हैं उनके रेडियस के स्क्वायर रूट के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होगा। दैट्स द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि इस बेसिस पे भी सीधा सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है। कि जैसे मैं पूछ लूं, आपको दे दूं कि भाई एग्जाम में आपको ऐसा दे दिया कि R1 की वैल्यू 9 है और R2 की वैल्यू 4 है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने कहा R निकाल दो, तो आप कहोगे 1/√R की वैल्यू 1/√9 यानी 3 प्लस 1/4 यानी 2, ये वैल्यू मिलेगी 3 दूनी 6 और यहाँ मिल जाएगा आपको 5। तो 1/√R 5/6 के बराबर हुआ, R किसके बराबर हो गया, 36/25 के बराबर होगा। कौन सा बचेगा अगर ऐसा सवाल है तो वहां इस प्रूफ में नहीं जाना है, बल्कि इस डायग्राम को ध्यान रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री में कुछ डायग्राम्स को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको ध्यान रखना है, केस क्या है एग्जैक्टली, किस तरीके से सॉल्व होगा, सो दैट आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। सभी को चीज क्लियर हुई, डीसीटी टीसीटी डायग्राम वगैरह। तो इतना डिस्कशन अगर आप इस चीज का सीख लेंगे तो आपको काफी सहूलियत रहेगी, जब आप सवाल करेंगे आपको विजुअलाइजेशन भी है, आपको क्लैरिटी भी है, सरलता से आप प्रश्न निकाल पाएंगे। एक और मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसको आपको ध्यान रखना है, मैं उसका प्रूफ आपको नहीं देने जा रहा हूं, उसका रिजल्ट ध्यान रखना है, उस केस को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मैंने कहा जहां भी कुछ वैल्यू एडिशन होगा, जैसे मैंने डीसीटी टीसीटी का आपको प्रूफ दिया, क्यों, क्योंकि मुझे ये था कि वो ट्राइंगल तुम्हारे दिमाग में बैठाना है मुझे, तो आई गिव दैट प्रूफ सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट। आप पाइथागोरन इंटरपोलेट का यूज करो। तो जहां प्रूफ में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा होगा कि वो आपकी रिटेंशन बढ़ा सकता है, या लेट्स से जैसे वहां पर ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल क्यों होगा, ये चीज आपकी रीइंफोर्स कर सकता है, तो ऐसे केसेस में आपको प्रूफ दे दिया करूंगा, तो वो चीज आप मेरे पर छोड़ दो। लेकिन कई जगहों पर मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा, जहां प्रूफ कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, वो प्रूफ मैं आपको नहीं देने वाला हूं। वहां मैं कहूंगा भाई देखो सीधा सा ये फॉर्मूला है, इसको रट लो चुपचाप। ऑलराइट, यहाँ पर भी बनाते हैं। अब ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की यहाँ कोई बात नहीं होगी। ये हमारे दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, दोनों की लेंथ बराबर होती है। इसको मान लिया मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया लेट से बी, राइट। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो लेट अस से हम क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं पी क्यू, मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, उसको पी क्यू बोलूंगा। यहाँ पर आपका आर और यहाँ पर आपका एस, ये हो गया आपका पी क्यू आर एस। फॉर्मूला जो है वो ये है यहाँ पर कि जब भी ऐसा हो कि हमारे दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो, पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, पी क्यू को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें, तो इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को ये आर और एस पर जाके अगर मिलेंगे
तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो RS स्क्वायर होगा ये AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के बराबर होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका भी डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ओके, ध्यान रखोगे? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए कुछ सवाल किया जाए आज। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जिसका इस्तेमाल हम आज सवाल में करेंगे शायद, वो ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कल दिया हो, छोटा सा चीजें देख लेते हैं, और मैंने इसको बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि एक सर्कल है और उसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मैं इसको कहूंगा ABCD। तो यहां पर क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। मतलब AB में अगर आप CD जोड़ेंगे, AB में मैंने क्या किया, CD जोड़ दिया, तो ये वैल्यू आपकी BC प्लस AD के बराबर होगा। आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। ये क्यों होता है? बहुत छोटा सा चीज है, देख सकते हैं। A पॉइंट से हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, दो टेंजेंट दिख रही है आपको सर्कल पे, इसकी लेंथ को X और X मान सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। ऐसे B पॉइंट से हम मान लेते हैं ये जो दोनों टेंजेंट पोर्शन है ये Y और Y। ऐसे C से हम क्या मान सकते हैं, Z और Z। ऐसे D से हम क्या मान सकते हैं, W और W। आप खुद देख लीजिए, AB की वैल्यू क्या है, X प्लस वाई। CD की वैल्यू क्या है, Z प्लस W। इधर देखिए BC की वैल्यू क्या है, Y प्लस Z। AD की वैल्यू क्या है, X प्लस W। बराबर है कि नहीं है? yes। तो मैंने जनरल नोटेशन करके लिख दिया इसको। तो इसको अब आपको ध्यान, लेकिन ये रिजल्ट रखना है, बार बार ये प्रूफ में थोड़ा ना घुसना है। बट ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सवालों में कई बार हमें इन पोर्शंस को लिखना पड़ता है, किसी और सवाल में लिखना पड़ेगा कि ये X तो ये X, ये Y तो ये Y, ये Z तो ये Z, ये W तो ये W, क्योंकि एक पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, उसका इस्तेमाल है। अब सर्कल अगर सर्कमस्क्राइब हो रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल के द्वारा, तो आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है बस। ठीक है, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं? तो ये प्रॉपर्टी आप सभी को ध्यान रखनी है। वी नीड टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। चलिए अब आज के सवालों पर आते हैं। हमने कितने सवाल किए थे? शायद 20 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे, जहां तक मुझे याद है 20 प्रश्न हो गए थे। ये सवाल हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन पिछली क्लास का यही था। तो 21वां प्रश्न हम लोग करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 सवाल पढ़ेंगे। MNOP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप सभी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होगा क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो। एंगल बाइसेक्टर हमें लेना है PMN एंगल का और PON एंगल का। ये सर्कल को A और B पॉइंट पर मिलेंगे। जब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं। आपको एक एंगल निकालना है जिस एंगल का नाम है AMB। जरा इसको बनाते हैं पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ये हमारा सर्कल हो गया। MNOP हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो यहां लिखा मैंने MNO और P। ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो हमने क्रिएट किया, MNO एंड P। हमें क्या करना है, PMN का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हमने PMN का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इस एंगल बाइसेक्टर को कह रहा है जब आप एक्सटेंड करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो ये सर्कल को A पॉइंट पर मिलेगा, बना दिया। और PON का भी हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर यहां कहीं मिल रहा है, राइट। यहां पर भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये B पॉइंट पर मिल रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाऊंगा, ऑल्दो डायग्राम स्केल्ड नहीं होगा, बट क्योंकि जो एंगल वो बात कर रहा है ना AMB, वो साफ साफ दिखे तो ऑल्दो ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर है, राइट। ताकि वो जो एंगल हमें निकालना है वो दिखे तो ठीक से। हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसको B बोला गया है, AMB एंगल निकालना है। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? आप सबसे पहले कहोगे कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको मैं थीटा और थीटा ही मानूंगा, और तो कोई चारा है नहीं, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है तो थीटा और थीटा ही होगा। एक बात बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये एंगल 2 थीटा हो गया तो क्या ये 180 माइनस 2 थीटा होगा? क्या एंगल PON 180 माइनस 2 थीटा होगा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, यस। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा? और क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यही तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। अब मजेदार बात देखो, हमें ये कोण थीटा पता है, हमें ये कोण और निकालना है, तभी तो इनका टोटल निकलेगा AMB के लिए। अच्छा, ये कोण कौन बना रहा है, कौन सी कॉर्ड ये कोण बना रही है? जरा उस कॉर्ड पे चलते हैं। तो आप कहोगे BN को ज्वाइन करो, BN कॉर्ड ये कोण बना रही है। हम कहेंगे क्या ये BN सर्कमफ्रेंस पे कहीं और भी कुछ बना रही है? आप कहोगे O पर 90 माइनस थीटा यही तो बना रही है। O पर जो 90 माइनस थीटा का कोण है किसने बनाया? BN ने तो बनाया।
BN सर्कमफरेंस पर आपको पता होगा सेम सेगमेंट में बराबर कोण बनाती है, सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो अगर यहां 90 डिग्री इसने बनाया, 90 माइनस थीटा बनाया, तो यहां भी जो BNM है, जो BNM है, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होगा। क्या इसमें कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, ऐसा ही होगा। यस है ना, बोलिए। अगर मेरी बात आप सभी को क्लियर है तो बताइए कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। BMN लिखना चाहिए, सॉरी, BMN 90 माइनस थीटा होगा। अब जो AMB एंगल है वो क्या है? वो इन्हीं दोनों का सम है, थीटा का इससे 90 माइनस थीटा से, और थीटा प्लस 90 माइनस थीटा आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। तो दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। समझ में आई बात सभी को कि नहीं? हाँ जी, क्या समझ में नहीं आई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है कि आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है, तो PON एंगल निकल गया 180 माइनस 2 थीटा। तो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, दोनों आधे आधे कोण बन गए 90 माइनस थीटा। फिर मैं कह रहा हूं BN O पर कोण बना रही है, BN ही M पे कोण बना रही है, दोनों बराबर होंगे सर्कल की प्रॉपर्टी से। तो BMN 90 माइनस थीटा होगी, थीटा में जुड़ के टोटल जो हमसे पूछा गया है AMB वो निकल गया। एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर एंगल वाला भी 90 होता है। देखिए, दो चीजों को मिक्स मत करिए अननेसेसरी। अभी जो सवाल आपके सामने, देखिए बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं ज्योमेट्री में जिनका सम 90 होता है, बहुत सारे होते हैं, उनको मिक्स नहीं करना है आपको। जो अभी तुम्हारे सामने जो केस है उसको देखो, और उसमें ये 90 क्यों है ये समझो। कहीं और होता है, एक होता है, एक नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां सम 90 होता है, बट उसका यहां से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। 22वां सवाल देखिए। 22वें सवाल में करा एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब है क्वाड्रिलेटरल ABCD में। AB की वैल्यू आपको दी है 4x प्लस 6, BC की वैल्यू दी है 6x माइनस 2, CD की वैल्यू दी है 2x प्लस 12, और ये वैल्यू है आपकी 2x प्लस 8। अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने कि आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर होता है, तो जोड़ दो 4x प्लस 6 में अगर मैं 2x प्लस 12 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू 2x प्लस 8 प्लस 6x माइनस 2 के बराबर आएगा। ये वैल्यू होगी 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 8x प्लस 6। 2x की वैल्यू 12 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इतना एग्जाम में नहीं लिखना है, आप सीधा करोगे ना, 4 2 6 प्लस 18 सीधे लिखो, 2 6 8 प्लस 6 जोड़ दोगे 6 आ जाएगा। ठीक, 6 विल बी द आंसर। अभी प्रॉपर्टी देखिए, उसी का इस्तेमाल है। 23वां सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, बट ज्योमेट्री में यार कुछ फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, क्या करा जाए। सो लेट मी ड्रॉ ए सर्कल। पहले फॉर्मूला बता दूं ताकि आप समझें। ये जो केस है बिल्कुल एग्जैक्टली इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। देन हम क्या करेंगे, हमने सर्कल का एक डायमीटर खींचा इस तरीके से, ये सर्कल का डायमीटर है। यहां पर आपका टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे, यहां पर भी आपका टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे। ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी, बताने की आवश्यकता नहीं है, बट इस सवाल का मेन मकसद ये ही नहीं है। मकसद ये है कि अगर मैं एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूं इस सर्कल पे, तीसरा, तो एक डायमीटर है, डायमीटर के दोनों एंड पे हमने टेंजेंट खींची, फिर हमने एक टेंजेंट और ड्रॉ करी है किसी और पॉइंट पे जो इन दोनों को टच कर रही है, इन मतलब दो पॉइंट पे काट रही है। अब मैं ये लेंथ मान लिया, बोलता हूं कि ये लेंथ A है और ये वाली लेंथ हमारी B है, और मैं इस सर्कल का रेडियस निकालना चाहता हूं R। ठीक है, तो R की वैल्यू जो होती है यहां पर रूट AB के बराबर होती है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। R विल बी इक्वल टू रूट AB। एक पोर्शन A है, एक पोर्शन B है, एक पोर्शन A है, एक पोर्शन B है। टेंजेंट मैंने एक डायमीटर लिया, डायमीटर के दोनों एंड पे टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर हमने एक तीसरा टेंजेंट किसी और पॉइंट पे ड्रॉ किया, और वो जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वहां से एक टेंजेंट को जहां काटती है उसकी दूरी B है, एक टेंजेंट को जहां काटती है उसकी दूरी A है, तो R की वैल्यू रूट AB के बराबर हुई। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप इस सवाल में आएंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये तो वही वाला केस है। तो यहां से जो R की वैल्यू होगी वो हमारी होगी रूट ऑफ 12 इंटू 4 या 4 इंटू 12, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, वो R इज इक्वल टू रूट AB लगाना है आपको।
तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 12 चौके 48 में 4, 16 3 48 होता है, 16 से 4 बाहर आ जाएगा और √3। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4√3। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 24वां सवाल पे 24वां सवाल कह रहा है कि एक पॉइंट हम लेंगे ए जो कि सर्कल के बाहर है, ए बी सी एक सीकेंट है, ए टी हमारा टेंजेंट है, वेयर टी बी सी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए टी दिया है, ए बी दिया है, बी सी निकालना है। देखते हैं सवाल क्या है। देखो, एक पॉइंट अगर आपने बाहर लिया और उस पॉइंट से आपने स्पर्श रेखा खींची तो वो टेंजेंट होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन जो इसको काटे दो पॉइंट पर, उसको हम सीकेंट बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे यहां पर बात की गई कि भाई एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट कहलाती है, और ये आपकी उसी पॉइंट से जब आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो सर्कल को दो पॉइंट पर काटती है, तो ये सीकेंट कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। तो ये पॉइंट ए हमारा बाहर की तरफ है, ए टी हमारा टेंजेंट हो गया, और टी बी सी इस सर्कल पे पॉइंट है, ऐसा हो गया। ए टी की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, ए बी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा जो मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, कि ए बी इंटू ए सी ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी की वैल्यू 5 हो गई, ए सी की वैल्यू को ए सी ही लिखिए, ए टी स्क्वायर तुम्हारा 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब ए सी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 81/5 आएगी, जो कि 16.2 हो गई। अगर मुझे बी सी की वैल्यू निकालनी है तो बी सी क्या होगी, ए सी माइनस ए बी होगा। तो 16.2 में 5 घटा लेते हैं, 11.2 आ गया आपका। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए आपका सही उत्तर हो गया ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अच्छा, 25 नंबर सवाल को देखने के पहले हम एक कार्य करेंगे, और वो कार्य हम ये करेंगे कि हम एक सर्कल बनाएंगे, जो डायग्राम में बिल्कुल इसी डायग्राम का एक पहले से ही एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई एक, अभी हमने देखा था कि एक, ये केस कौन सा है, इन सर्कल वाला केस है एक तरह से, राइट। हमने भी इसको किया है कि सर्कल के बाहर एक हमने चतुर्भुज बनाया, और अब इसकी देखा कि आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर। यहाँ क्या होगा, आप कहोगे ए है, ये बी है, और ये सी मान लेते हैं। आप इसको बोलिए एक्स तो ये भी होगा एक्स, इसको बोलेंगे वाई तो ये भी होगा वाई, इसको बोलेंगे जेड तो ये भी होगा जेड होगा। अगर मैं सबको जोड़ दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। अगर मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक एक्स उठा लो, एक वाई उठा लो, एक जेड उठा लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। मिलेगा, यस। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू एक्स, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के ऐसा कर दिया तो एक्स। मजेदार बात क्या होती है कि सवाल में वो आपसे ऐसे पूछता है कि यार मुझे, जैसे सवाल को आप ध्यान से देखना, यहां आपसे एडी पूछ रहा है, यानी एक ये पोर्शन पूछ रहा है। तो लेट अस से मैं आपसे एक्स की वैल्यू पूछना चाहता हूं, आपने ये वैल्यू सॉल्व कर ली, एस निकल गया आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है। अब मैं आपसे एक्स जानना चाहता हूं, तो एक्स आप कैसे निकालोगे, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू में वाई प्लस जेड घटा दो, यानी बीसी घटा दो। अब एक्स की वैल्यू अगर आपको देखनी होगी तो ऐसे देखनी है, एक्स एस माइनस बीसी। अगर मुझे वाई निकालना है, लेट से ये वाई निकालना है यहां से, तो एस में मैं एक्स प्लस जेड घटाऊंगा। एक्स प्लस जेड क्या है, एसी, एस माइनस एसी। मजेदार बात क्या हो रही है, वाई की ओरिजिन कहां से हुई, यहां से हुई, बी से निकला, बी से दो भुजाएं निकली हैं, तो मुझे एस में तीसरी भुजा घटानी है, एक्स प्लस जेड। अगर मैं जेड निकालूंगा तो जेड यहां से निकला है दो भुजाएं, तो मुझे एस में क्या घटाना है, ये घटाना है, ए बी, सामने वाली भुजा, क्योंकि ये दो का हिस्सा तो है, ये सामने वाला घटा दो। तो इस तरीके से आपकी इंडिविजुअल ये लेंथ अगर आपको निकालनी हो, सिर्फ ये एक्स या वाई या जेड, तो निकल सकता है। तो इस डायग्राम का थोड़ा सा इसको देख लेने का फायदा है। जैसे मैं यहां आऊंगा और मैं कहूंगा ए बी तुम्हारा 15 है, बी सी तुम्हारा 12 है, सी ए तुम्हारा 18 है। जैसे मैं इसको देखूंगा मैं एस निकाल लूंगा, 15 12 27, 27 18 45/2 22.5 हो गया। देन आप कहोगे मुझे एडी चाहिए, एडी का मतलब ये दोनों इंक्लूड हो गया, ये वाली भुजा ये वाली भुजा। मुझे अगर एडी की लेंथ चाहिए तो मैं इस 22.5 से पता क्या घटाऊंगा, 12, सामने वाली भुजा, क्योंकि एडी का इतना पोर्शन इधर भी है ना। 12.5 इसमें घटा लो, आपकी 10.5 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। तो स्टैंडर्ड डायग्राम की अवेयरनेस से हमें बहुत लाभ होगा, जैसा आपको यहां दिख रहा होगा। लाभ हुआ कि नहीं हुआ, आप वहां बैठ के काम करेंगे अगर पहले से आपको पता है कि यार एडी वाला पोर्शन अगर मुझे निकालना है तो मुझे सेमी पेरीमीटर में, क्योंकि एडी इतना पोर्शन है, ए पॉइंट से आया है, तो ए से दो भुजाएं निकलती हैं, उन दोनों को इग्नोर करना है। मुझे सेमी पेरीमीटर में
सॉरी, मुझे सामने वाली भुजा 12 घटा देनी है, तो मैंने आपको लिख दिया 10.5, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यस, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। पीए और पीबी दो टैंजेंट्स हैं जो एक पी पॉइंट से एक सर्कल पर डाले गए हैं, इसका सेंटर ओ है। ए पीबी एंगल 80 डिग्री है, हमें ओ ए बी एंगल का मान बताना है। इसका आंसर होगा 40, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, θ/2 इसका आंसर होता है। अगर आपको डायग्राम याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। पी पॉइंट से आपने यहाँ टेंजेंट डाल दी पी ए, और यहाँ पर आपने टेंजेंट डाल दी, बन गई पीबी। यहाँ लिख दिया पी ए और बी, पी ए पी बी हो गया। ए पी बी की वैल्यू ये 80 डिग्री है, तो यहाँ 80 डिग्री लिख दो। ओ ए बी आपको निकालना है, यहाँ ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। आपको मैंने बताया था कि ये एंगल आपका 180 माइनस थीटा होता है। अगर ये थीटा हो तो ये 180 माइनस थीटा बनता है। ये रेडियस होता है, आइसोसेलेस बनता है। इन दोनों का टोटल थीटा बन जाता है, तो ये इंडिविजुअल एंगल क्या होते हैं? θ/2 होते हैं। ओ ए बी एंगल θ/2 होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 80/2 40। अब ये एबिलिटी की यार, ये डायग्राम पहले देखा हुआ है और आप इस डायग्राम को मेंटली विजुलाइज कर पाए, ये ज्योमेट्री में आपको एक एडिशनल एडवांटेज देगा। भाई नोन केस है, छोटा सा केस है, स्टैंडर्ड सवाल है, इसका डायग्राम आप मेंटली विजुलाइज करें, θ/2 ये वो वाला केस है, ओ ए बी, मतलब जो डायग्राम है उसका आप दिमाग में देख पाए, दिमाग की क्षमता है। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स केस नहीं है, नोन केस है, एक लाइन का सवाल है, दो टेंजेंट है, अच्छा ये वाला कोण ओ ए बी निकालना, θ/2। वो एबिलिटी क्रिएट करोगे, कुछ डायग्राम्स जो स्टैंडर्ड केस वाले वो मेंटली बनाओ, सीधा आंसर लगाओ 40 डिग्री। 27वां सवाल, पी क्यू आर एस हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पी एस और क्यू आर हमें एक्सटेंड करके टी और टी पर मिलेंगे। पी क्यू और एस आर को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो यू पर मिलेंगे। एंगल पी हमें ये 550 नहीं होना चाहिए, 55 डिग्री होना चाहिए। एंगल पी 55 डिग्री है और एंगल क्यू 95 डिग्री है, तो एंगल यू माइनस एंगल टी की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, डायग्राम बनाओ पहले। ये हो गया डायग्राम, सर्कल बनाया। पी एस और क्यू आर को एक्सटेंड करना है, पी क्यू पी आर, ओके। So something like this has to be done. हमें इसको एक्सटेंड करना है, हमें इसको भी एक्सटेंड करना है। पी क्यू आर एस, यहाँ टी है, यहाँ यू है। पी इस 55, क्यू इस 95। सो टी तो सीधे निकल गया भाई, पी टी की ट्रायंगल बना रहा है, तो टी की वैल्यू क्या हो गई? 180 माइनस 55 माइनस 95, 30 डिग्री। यू एंगल निकालने में थोड़ी मेहनत करनी है, कर लेते हैं। ये 55 होगा तो आपको पता है, बता चुका हूँ, ये भी 55 ही होता है, याद है? 180 माइनस 55 ही होगा, ये 55 हो जाता है। अब ये 95 एक तरह से आर यू क्यू ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अगर 55 है तो 40 बनेगा, 95। तो एंगल यू तुम्हारा कितना आ गया? 40 डिग्री। अगर मुझे एंगल यू माइनस एंगल टी करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 डिग्री। सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आपको तुरंत चीज दिख जाएंगे। 40 कैसे? पीटी क्यूब, अच्छा एंगल यू आप करो 40 कैसे? त्रिभुज में सर एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो दो अंदर के कोणों के सम के बराबर होता है। तो 95 अगर ये तो 55 और 40। त्रिभुज रिवाइज करो अच्छे से, कक्षा 10 की प्रॉपर्टी ऐसे मत भूलो, ठीक है? कक्षा 10 की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल में, कि ये अगर 95 है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 55 प्लस 40 के सम के बराबर होगा। अरे भैया ये अल्टरनेट सेगमेंट कहां से हो गया? अभिनव बाबू कैसी बातें कर रहे हो यार, ऑफलाइन में होते पिटाई करता। ये कोण इन दोनों के सम के बराबर होता है, ये कक्षा 10 में पढ़ते आ यार, पहली प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की, ये भी भूल गए? ऐसा मत करो। त्रिभुज जैसे ही टेढ़ा बनता है आपका दिमाग ही उल्टा काम करने लगता है। त्रिभुज जब तक ऐसा नहीं बनेगा तब तक तुमको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम दिखता ही नहीं है। क्यों भाई? आप अगर घर में लेट जाते हैं बिस्तर पे तो क्या लोग आपको पहचानते नहीं है? सब पहचानते हैं। तुम लेट जाओ, क्या तुम मेकअप करके आ जाओ तो भी घर वाले पहचान लेंगे। तो इंसानों को पहचानने में गलती नहीं होती, तो त्रिभुज में काहे दिक्कत हो रही है कि भाई डायग्राम को ऐसे घुमा के बनाया गया, ये उल्टा है, एक्सटीरियर एंगल ये नहीं हुआ क्या? क्यों? और उल्टा भी क्या है? बस एक्सटीरियर एंगल इधर है, इधर ना होके बस इधर है, यही फर्क है, उल्टा भी नहीं है ये। 28वां सवाल देखो, पीए टेंजेंट है सर्कल पर, इसका सेंटर ओ है। पीसी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है एपीबी एंगल को, तो ये थीटा है और ये भी हमारा क्या है? थीटा है। आपको बताना है एसीपी कोड क्या होगा।
एसीपी कोड बता रहा है ये। अच्छा सवाल है, राइट? ध्यान से देखिएगा, जिस तरह के आंसर दिए हैं उससे साफ साफ महसूस हो गया कि ये थीटा कटने वाला है, बट कैसे? थोड़ी मेहनत है इसमें। ओ सेंटर है, आपको एक चीज पता होगा कि ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट है, 90 है। ये आपका 90 माइनस 2 थीटा है, ये भी क्लियर है। ये 90 है 2 थीटा। अब ये सेंटर पे कौन 90 माइनस 2 थीटा बना रहा है? अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं डी, तो आप कहोगे एडी आर्क या फिर एडी कॉर्ड यहाँ 90 माइनस 2 थीटा बना रही है, तो यहाँ पर ये कोड 45 माइनस थीटा होगा, आधा। 90 माइनस 2 थीटा का आधा 45 माइनस थीटा। एक और चीज देखना, ओबी ओए के बराबर है कि नहीं? रेडियस है। सो इसका ये मतलब हो गया कि जो एंगल, ये वाला एंगल है ओ ए बी और एंगल ओ बी ए भी बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल भी 45 माइनस थीटा हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ये 45 माइनस थीटा हो गया। अब ये एंगल मुझे निकालना है, तो आप कहोगे पीसीए एंगल या फिर एसीपी एंगल जो भी बोला है उसने, ये बनेगा 180 माइनस 90 प्लस 45 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, सॉरी 180 में मैं इन दोनों को घटा दूं, राइट? कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये सी वाला कोड चाहिए यार, ये एसीपी। सो एसीपी कोड निकालने के लिए मैंने कहा कि मेरे दो कोड मिल गए, ये मिल गया, राइट? ये वाला एंगल मिल गया मुझे, ये मिल गया थीटा। इन दोनों को मैं 180 में से घटा देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। सो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देखो ये माइनस थीटा प्लस थीटा बनाएगी, माइनस थीटा से कट जाएगी, 180 में 135 घटेगा, 45 डिग्री बचेगा। ये आपका आंसर है। तो जो बेसिक चीजें आपने सीखी है उसी का सब इस्तेमाल है। यहां पर हमने क्या इस्तेमाल किया कि भाई टैंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है उसको सेंटर से मिलाने से 90 डिग्री बनेगा। फिर सेंटर पे बना हुआ कोड अगर 90 माइनस 2 थीटा है तो सर्कमफरेंस पे वही कॉर्ड जो है 45 माइनस थीटा बनाएगी। फिर हमने इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करी कि ओबी ओए के बराबर है, तो ओबी ओए भी बराबर होगा 45 माइनस थीटा। फिर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो एसीपी ट्रायंगल में हमने तीनों एंगल्स का सम 180 करके एसीपी एंगल निकाल लिया। ठीक है, 45 डिग्री आंसर। तो सारी जो प्रॉपर्टीज है ना उनका बहुत क्विक रिकॉल इंपॉर्टेंट होता है, फटाफट फटाफट करना है सब काम। 29वां सवाल कहेंगे, दो कॉर्ड एबी और सीडी है सर्कल के, वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक्स पर। एओसी 95 डिग्री है, बीओडी 65 डिग्री है, तो एक्सी का मान बताना है। ये डिग्री का सिंबल नीचे सरका है, घबराना मत। तो ये सवाल मैं एक तरह से आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपको इसकी मेमोरी क्रिएट कराता हूँ। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहां पर हो गया ओ, एक्स पर इंटरसेक्शन हुआ। आपसे मैं कह रहा हूं कि ए ओ सी एंगल जो है ये 95 है और बीओडी एंगल जो है 85 है। अगर आपको ध्यान हो थीटा और अल्फा, आपको ये भी ध्यान होगा कि मैंने ये बताया था कि एसी ये कोण यहां बना रही है, सबको ज्वाइन कर लो, बढ़िया रायता बन गया। एसी यहां थीटा बना रही है तो एसी यहां थीटा बाई 2 बनाती है, बीडी यहां अल्फा बना रही है तो अल्फा बाई 2 बनाती है। तो ये वाला जो कोण होता है, ये कोण, ये पॉइंट एक्स है आपका, ए एक्स सी। अगर मैं आपसे पूछता तो ए एक्स सी कोण आपका बनता है अल्फा प्लस थीटा बाई 2 या फिर थीटा प्लस अल्फा बाई 2, जो कि यहां पूछा नहीं गया है, बट जो पूछा गया है वो इसी से निकलेगा। 95 प्लस 65 बाई 2 करो, 80 डिग्री आ गया। अब ए एक्स सी अगर 80 डिग्री आ गया तो आपसे पूछा क्या गया है? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यही पूछा गया है। अच्छा हाँ, यही पूछा गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही पूछ लिया, ए एक्स सी पूछ लिया। ठीक है, मुझे लगा कोई और कोड पूछा है, मुझे लगा शायद ये वाला पूछा है, ए एक्स डी। अगर ए एक्स डी पूछता तो क्या करते? 100 में से घटा, 180 में से घटा देते तो वो निकल जाता। तो रास्ता यहीं से जाएगा। आप ए एक्स सी की वैल्यू जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल है तो वो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बन जाता है, क्योंकि ये आपका थीटा बाई 2 हो जाता है, ये आपका अल्फा बाई 2 हो जाता है, तो ये थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो जाता है, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, और इन्हीं दोनों में से कोई कोड पूछेगा आपसे। तो ये थियरी में मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो, ये केस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको पहले, या तो सवाल आया होगा इसका, या थियरी में बताया मैंने कि सेंटर पे जो बना हुआ कोड है, अगर मैं दो कॉर्ड लेता हूं और उन कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं आपस में, और वो सेंटर पे जो कोड बना रहे हैं वो अगर दिए हों, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पर जो कोड बनता है। ओके हिमांशु जी, क्लास के अंत में प्लीज कोई भी जनरल क्वेरीज आप क्लास के अंत में पूछें प्लीज। तीसरा सवाल, ए बी और सी डी एक वृत्त में, सर्कल में, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे
सर्कल का सेंटर ओ है, वाई पर इंटरसेक्ट करते हैं, एओडी और बीओसी दिया है, एवाईसी पूछ रहा है। अच्छा हाँ, यहां पर वो दूसरा कोड पूछ रहा है, ठीक है, यहां पर आपको 100 से माइनस करना पड़ेगा, ए बी सी डी, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, एओडी, एक 110 डिग्री दिया हुआ है। डायग्राम पे मत जाना इतना, ये एंगल थोड़ा सा, एग्जैक्ट डायग्राम तो ज्योमेट्री में बनाना आसान होता नहीं है, बट ठीक है, चलो थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, काम उससे भी चल जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। सो एओडी आपको 110 दिया हुआ है, 110, ए बी सी डी, बी ओ सी, ये नहीं, बी ओ सी तो यहां बनाएगा, ये 78 डिग्री है, थोड़ा सा एंगल यहाँ डिफरेंटली दिए हैं, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, कैसे बनेगा देखते हैं। सो हमें निकालना कौन सा कोण है यार, ए वाई सी, ओके, और जो इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को वाई बोला गया है, ठीक है, तो ये वाई है, हमें ये वाला कोण चाहिए, राइट। तो आप ये कहोगे कि यार देखो सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, बीसी को, हाँ जी, इसको ज्वाइन कर लो, जो अनज्वाइन पॉइंट है सबको ज्वाइन कर लो, देखते हैं क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। नाउ क्लियरली हमें जो कोड निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बीसी सेंटर पे 78 बना रही है, तो यही बीसी यहां पर क्या बनाएगी, 78 का आधा, इसको हम 39 बोल सकते हैं, राइट। ये एडी जो कॉर्ड है, ध्यान से देखना, ये एडी जो कॉर्ड है, ये सेंटर पे 110 बना रही है, अगर आप इसको यहां कहीं एंगल पूछते तो 55 बनाती, यस और नो। तो यहां जो कोड ये बनेगा, कैन यू टेल मी हाउ मच इट विल बी, ये आपका 180 माइनस 55 बनेगा, ये कोड, जो कि मैं बोल सकता हूं 125 डिग्री, ओके। अब आप कहोगे ये वाला कोण कैसे निकलेगा, तो ये 39 प्लस 125, तो आपका आंसर आ रहा है 16 डिग्री, ये वाला कोण, जो कि कहीं आंसर में नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, ऐसे केसेस में दो डायग्राम्स पॉसिबल होते हैं, राइट, और ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है एग्जाम, एंड देयरफॉर आई क्रिएटेड डायग्राम लाइक दिस बिकॉज यू विल क्रिएट लाइक दिस। देखो इस केस में डायग्राम दो इसलिए संभव होते हैं, इसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो नोटेशन है ए बी और जो नोटेशन है सी डी, उसमें सी नीचे होगा या डी, देखो ए बी में तो ठीक है, आप ए और बी ले लो, कॉम्बिनेशन समझना, तो ए बी आपने एक नोटेशन लिया, अब जो सी डी नोटेशन है, वो सी डी नोटेशन में सी नीचे भी हो सकता है, सी ऊपर भी हो सकता है, और उसके बेसिस पे जो डायग्राम्स होते हैं वो दो पॉसिबल होते हैं, इसलिए आंसर भी दो होते हैं। मैं दूसरा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं, तो ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, ये गलत नहीं है। 5 मिनट बाद समझ में आया तो भारत देखिए, अगेन मेरी बात समझो, आपको कैसे लगता है कि आपके कान में कोई आके बता देगा कि ये वाला डायग्राम बता दो, जब पॉसिबिलिटी दो है, देन इट्स लाइकली पॉसिबल दैट एक्सीडेंट में हैपन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो इट, आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये एक्सीडेंट हो सकता है मेरे साथ, समझे। दो आंसर पॉसिबल है, क्योंकि आपने सी और डी का नोटेशन क्या लिया, इसके बेसिस पे आपका आंसर आएगा, यस। तो मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए, कोई और चारा नहीं है। अब जैसे मैं आता हूं और मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूं, इसको आप ए बी ऐसे लो, सी डी ऐसे लो, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डिनोशन में अगर ए ऊपर है तो इधर सी भी ऊपर होगा, ऐसा नहीं होता है, तो फिर पिछले सवाल में क्यों नहीं हुआ ऐसा, पिछले सवाल में तो हमने ऐसा नहीं किया ना, तो ऐसा नहीं होता है कि उत्तर को जो सूट करे उसके लिए आप कोई लॉजिक बना लो, जी नहीं भाई, ए बी सी डी में ऐसे तो ए अगर ऊपर था तो यहाँ भी आप सी ऊपर रखते, तब आपने क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपका उत्तर तो मैच कर गया ठीक है, ऐसा नहीं होता है, हाँ जी, वो यही कह रहा है, दो कॉर्ड है हमारी ए बी और सी डी, ऐसा बोल रहा है बस। तो इसमें ये नहीं है कि कौन नीचे और कौन ऊपर होगा, ऐसा कुछ वो बता रहा है, बिल्कुल नहीं। चलिए आइए इधर, अब देखिए यहां पर आप कहोगे जो हमारा एंगल है ए ओ डी, वो 110 डिग्री है, राइट।
देन हमारे पास एक एंगल है, वो है CBOC। and this angle is given to be 78 degree, let's say। यहां पर आपसे पूछा गया है AYC, ये वाला कोण पूछा गया है, तो नेचुरली आपको पता लग गया कि ये वाला कोण अगर मैं निकालता तो कितना आता, ये वाला कोण आपका आता 55 प्लस 39, या ऐसे कह लें ये वाला कोण आपका आता 110 प्लस 78/2, जो कि होगा 188/2, और 188/2 की जो वैल्यू आती है वो 94 डिग्रीज आती है। तो आपसे ये वाला कोण पूछा गया है AYC होगा 100 माइनस 94, व्हिच इज विल बी इक्वल टू 96। ऑलराइट, एक मिनट, सॉरी, 180 में से हमने 94 घटाया तो 86 डिग्री आएगा। आंसर है ए। सो अगर आप देखें ध्यान से तो जो हमने ये वाला प्रश्न बनाया, इस वाले प्रश्न में नोटेशन ठीक थे, बाय डिफॉल्ट हमने सी और डी नीचे किया, आ गया। यहां वो काम नहीं हो पाया, अगर आप गौर से देखें तो बात नहीं बनी, यहां इस तरह से बनाने पे बात बनी आपकी। सो कहने का मतलब है, देखो एक फॉर्मूला तो आपको क्लियर ही है, अगर आप एक डायग्राम गलत भी बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि दूसरे डायग्राम में पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा लाइन पे। हेलो, हाँ संदीप जी। संदीप जी मैं भी क्लास में हूँ यार अभी, तो मैं आपसे अगर कल बात करूं चलेगा? कल बात करते हैं आपसे दिन में, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ू। चलो अगला सवाल देखो, 31वां सवाल कह रहा है एक चित्र दिया है, इसमें P और Q हमारे सर्कल के सेंटर्स हैं, और आपको XZY एंगल बताना है कितना होगा। पहले तो डायग्राम बहुत छोटा है, हमें बहुत बड़ा डायग्राम चाहिए यार, क्योंकि XZY देख रहे हो कितना छोटा सा डायग्राम बनेगा। तो मैं इस पूरे सवाल में बड़ा डायग्राम बनाऊंगा पहले तो, पूरी जगह जो है ना इस डायग्राम को दे दूंगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस फेयरली क्लियर अबाउट द एंगल्स। राइट, ये इसका सेंटर है, Q इसका सेंटर है, Z Z, ये P और ये Q और ये Z। पहले बात तो टेंजेंट नहीं है, डायग्राम में छोटा बना हुआ है तो ये लाइन आपको टेंजेंट की तरह दिख रही है। जब मैंने इस डायग्राम को बड़ा बनाया तो क्लियर है टेंजेंट की तरह इसको रीड मत करना, ठीक है, दीज आर नॉट टेंजेंट्स, ठीक है, इज लाइक दिस। ये आपका x है और ये आपका y है। हमें बेसिकली बोला जा रहा है कि तुम ये वाला कोण निकाल के दिखाओ, XZY। इंटरेस्टिंग। और हमें PZQ एंगल दिया हुआ है, ये जो एंगल दिया हुआ है पूरा एंगल दिया हुआ है, एंगल PZQ हमें कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। चलिए मैं सवाल को 80 डिग्री से नहीं करूंगा बल्कि थीटा मान के करेंगे, अब एक कोई भी एंगल मान लो और उससे करेंगे। तो हम PZQ को अपने एनालिसिस में थीटा मान के चलते हैं, ताकि एग्जाम में अगर वैल्यू बदली हुई आए तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो थीटा मान लिया हमने। अच्छा, इस एंगल को मैं अल्फा मानने जा रहा हूं और इस एंगल को भी मैं अल्फा मानने जा रहा हूं। क्या मान सकता हूं? बिल्कुल नहीं मानूंगा, बीटा मानना पड़ेगा, बिकॉज दोनों सर्कल आइडेंटिकल हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है वहां पर, ठीक है। और क्वेश्चन में 80 डिग्री दिया हुआ है, सो वी कैन नॉट एज्यूम कि आइडेंटिकल मान के करेंगे हम, वी हैव टू टेक वेरिएबल एंगल और सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर Q मेरा सेंटर है, ध्यान से देखना, तो क्या हमारा QX और QZ बराबर होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि रेडियस है। तो क्या एंगल QZX भी अल्फा के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्या बात समझ में आई? क्योंकि QX, Q से सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस कहलाती है, QZ बराबर होंगे तो QZX भी अल्फा होगा, क्योंकि QXZ आपने अल्फा माना है। सिमिलरली अगर मैं P से देखूं तो क्या PY और PZ बराबर है? यस। और अगर हमने PYZ को बीटा माना है और हमने क्यों माना है, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो दोनों एंगल के बारे में थोड़ा तफ्तीश कर रहे हैं। अगर हमने PY को PZ के बराबर माना तो क्या PZY एंगल बीटा के बराबर होगा? आप कहोगे यस। Now I'm going to ask a very simple question to all of you and please answer that. ये वाला जो एंगल है जो मुझे निकालना है, क्या ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है? यस और नो? बोलो हाँ, कहो।
है कि नहीं है? खैर अभी इसको ऐसे मत लिखो। अभी मैं इस एंगल को लेट से बोल देता हूं एंगल ए, जस्ट ए इसलिए लिखा है सो दैट अब थीटा अल्फा सब तो यूज होगा, तो ए बोल देते हैं। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा 180 होगा, विल सी कैसे यूज करना। लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, इतने एंगल को हमने अभी देखा कि बीटा के बराबर है कि नहीं है? यस। इतने एंगल को हमने अभी देखा कि अल्फा के बराबर है कि नहीं है? यस। क्या ये बीच वाला ए एंगल 2 बार काउंट हो गया? जब हम इधर से आ रहे हैं यहां तक बीटा बोल रहे हैं, यहां से आ रहे हैं यहां तक हम अल्फा बोल रहे हैं, क्या ये वाला एंगल 2 बार काउंट हुआ? यस। तो क्या इसमें अगर मैं ये ए एंगल एक बार घटा दूं, इसका टोटली थीटा होगा? यस। जो कि पीजेड के सवाल में दिया हुआ मुझे। यस और नो? अब आप कहोगे कि जो एंगल ए है ये किसके बराबर है? बीटा प्लस अल्फा माइनस, अभी मैंने लिखा था आपके सामने कि ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। लिखा था कि नहीं लिखा था? बोलिए, क्योंकि तभी आपसे सवाल होने वाला है, वरना होने वाला नहीं। चलो आसान बना थोड़ा, इतना तो समझ में आया। क्या ये भी क्लियर है कि बीटा प्लस अल्फा प्लस ए हमारा 180 के बराबर होगा? हमें ए ही निकालना है ना, दोनों को घटा देते हैं। यहां से मिलेगा 2a बराबर 180 माइनस थीटा, ए एंगल आ गया आपका 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इस गिवन सवाल में जो आंसर होगा ए की वैल्यू वो होगी 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री बाई 2, जो कि हो गया 50 डिग्री। सवाल को गौर से समझ लो, मैंने बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला सोल्यूशन लिख दिया है। मैंने लिखा कि क्यू एक्स क्यू जेड के बराबर है, तो क्यू जेड एक्स अल्फा के बराबर है होगा, क्योंकि क्यू एक्स जेड अल्फा है। अगर क्यू एक्स जेड अल्फा है तो क्या क्यू जेड एक्स भी अल्फा होगा? यस, क्योंकि क्यू एक्स और क्यू जेड रेडियस है। अगर आपका ये क्यू एक्स और क्यू जेड रेडियस है तो ये आइसोसेलेस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वाला एंगल अल्फा ही होगा ना, क्यू जेड एक्स। यस। फिर आपको मैंने बताया कि भाई ये और ये भी बराबर है, तो अगर आपने इस एंगल को बीटा माना हुआ है तो ये वाला एंगल इतना बीटा बनेगा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये पूरा जो एंगल है इसको मैंने थीटा माना हुआ है, यहां से यहां तक आपने कहा बीटा है, यहां से यहां तक आपने कहा अल्फा है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं तो ये वाला एंगल 2 बार काउंट हुआ है। अगर मैं एक बार इसको घटा दूं तो ये वैल्यू थीटा के बराबर आ जाएगी। तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी, बीटा प्लस अल्फा माइनस ए थीटा के बराबर है। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई बीटा अल्फा और ए एक त्रिभुज भी बना रहे हैं, ठीक है? तो बीटा प्लस अल्फा प्लस ए 180 के बराबर होगा। इसको हमने दोनों को घटा दिया तो 2a 180 माइनस थीटा के बराबर हो गया, ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर हो गई। वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। समझ में आया? अच्छा सवाल है। अगर समझ में अब भी नहीं आया तो घर पे जाके इसको तमीज से एक दो बार रिवाइज करना। आ गया तो अच्छी बात। अगला सवाल देखिए, दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इस तरीके से कि वो एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। कॉमन कॉर्ड के बारे में बात करनी, तो इस सवाल को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सवाल ले लेते हैं कि दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल आइडेंटिकल हैं। इसी को कॉपी ले लेते हैं इसकी, और एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। लो ऐसा करा दिया हमने, पास एक दूसरे के सेंटर से। जब भी ऐसा होगा तो देखो क्या मजेदार बात बनने वाली है। ये दोनों के सेंटर्स हो गए, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस बनेगा, ये भी रेडियस बनेगा, और रेडियस बराबर है, और ये दूरी भी रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि इसके सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या होगी? आर होगी। तो अगर ऐसा होगा तो क्या आपको दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है? यस। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलरली मैं नीचे भी अगर इसको ऐसे जोड़ूंगा तो यहां भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। यस। ये जो लंबाई होगी, ये जो लेंथ होगी, ये पता है किसके बराबर होगा? अगर रेडियस आप बोल दो आर के बराबर है, ए के बराबर है, तो ये √3a बन जाएगी टोटल लेंथ। मैं इसको ए और बी बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि इतनी आधी दूरी जो है वो √3/2a होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये ए भी आपकी कॉमन कॉर्ड की, इसी को कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। ये जो है ये कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड क्या होती है? दो सर्कल्स के बीच में ऐसी जीवा जो दोनों की जीवा हो उसको कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉमन कॉर्ड है। तो जब दो सर्कल्स हमारे पास हों, दोनों आइडेंटिकल हों, एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हों, तो बीच में बढ़िया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं। और इतनी लेंथ आपकी √3/2a होती है, डबल करोगे तो √3a बन जाएगा। ठीक है, राइट? इसको भी ध्यान रखिए। सर्कल अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे उसकी चर्चा सेपरेट होगी। अभी हम आइडेंटिकल सर्कल की बात कर रहे हैं, जो अगला सवाल है आपका, राइट?
संस्कृति जी देखिए, अभी क्या है ना, ज्योमेट्री में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, राइट। तो अभी मेरा फोकस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहले फिनिश कर लूं। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ टारगेट्स हैं इस मंथ के मेरे कंटेंट के फ्रंट में कि मुझे कंटेंट खत्म करना है उतना, वरना फिर आपकी चीजें बहुत डिले हो जाएंगी। इसलिए मैं लास्ट में भी डाउट का टाइम आपको कम दे रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हमें कोर्स को पेस में लेके आना है, और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस टॉपिक में ऑलरेडी आप देखो कितनी क्लासेस हो गई, 15 3 18 क्लासेस हो गई, समझ लो। तो वी हैव टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, एंड देयरफॉर आई एम, अब देखो 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ फोकस की, चीजें थोड़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि वो भी एक प्रेशर होता है ना आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, कि एक बार कंटेंट कवरेज सही हो जाए ताकि रिलैक्स हुए फिर चीजें हम लोग कर पाए। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके बाद फिर इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, मेंसुरेशन छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। तो मुझे इस टॉपिक में थोड़ा आपसे सहयोग चाहिए कि 2 घंटे हम लोग थोड़ा कंटेंट डिस्कशन करें, और ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको खत्म करने की टॉपिक की कोशिश की जाए ना। सर्कल बड़ा टॉपिक है, मैं कंटेंट को शॉर्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर आप देखो तो बहुत लेंथ में पढ़ा रहा हूं, सो आई जस्ट वांट टू फिनिश ज्योमेट्री इन अ वेरी नाइस वे। सो थोड़ा सा कहते हैं जब फ्लो स्टेट थोड़ा बन जाता है तो मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, कि उसको थोड़ा बढ़िया से और स्ट्रेंथन कर लेते। तो अपने डाउट्स रखिए अपने पास, उसको हम लोग करेंगे, बट थोड़ा सा मे बी 1 अप्रैल से मैं उसको थोड़ा टाइम आपको अलग से दूंगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर आपको पता लग गया। कॉमन कॉर्ड की लंबाई पूछ रहा है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, आपको होगी ये वैल्यू आपकी होगी √3a यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए 33वां सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। चित्र दिया हुआ है, इसमें O हमारा सेंटर है और PQ हमारा पैरेलल है XY से। PYX हमारा 37 डिग्री है, PYX ये एंगल आपका 37 डिग्री है। आपको PRQ एंगल निकालना है, PRQ एंगल ये है। अब देखिए सबसे मजेदार बात क्या है, सर्कमफरेंस पे अगर कभी भी एंगल निकालना हो तो आपको पता है रास्ता कहां से जाता है, सेंटर पे बना हुआ कोण अगर निकल जाए, या फिर RQ सर्कमफ्रेंस पे कहीं और कितना कोण बना रहा है वो निकल जाए, तो दोनों से हम निकाल सकते हैं सर्कमफ्रेंस से बना हुआ कोण। अब इसे यहाँ डायग्राम से दिख रहा है कि किसी तरह से POQ निकल जाए तो बात बन जाए। तो जरा कोशिश करते हैं इसकी। ये अगर 37 डिग्री है तो आपको ये भी पता होगा कि ये भी 37 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं XY और PQ। ये 37 डिग्री बनना है। मैं लिख रहा हूं यहां से YPQ एंगल जो है ये भी 37 डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, बट क्या हमें कुछ इससे आंसर मिला? अभी नहीं, बट एटलीस्ट इसका इस्तेमाल करके 37 का हमने एक और एंगल लिखा 37। अभी कुछ मिला नहीं है, मिलेगा कैसे, इस पर ध्यान लगाओ। फिर आप कहोगे कि YQ जो कॉर्ड है, ये देखो YQ जो कॉर्ड है ना, ये यहां 37 बना रही है। YQ सेंटर पे कितना कोण बनाएगी मैं निकाल सकता हूं, राइट। बिकॉज अगर ये YQ 37 यहां बना रहा है तो सेंटर पे 74 बनाएगा ये। पर उससे मुझे कोई फायदा होगा क्या, दैट्स अनदर क्वेश्चन। उससे कुछ फायदा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है ऐसे। तो जरा सोचिए क्या करें। और मामला तो इंटरेस्टिंग है, मामला तो इंटरेस्टिंग है। एक मिनट रुकिए, 37 ये हो गया अगर 37, अच्छा वो वाला 37 दिया हुआ उतना कौन, नहीं गलत लिखा है मैंने फिर तो, ये गलत लिखा है मैंने। ये 37, एक मिनट पहले इसको हटा दो। हाँ ये 37 ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट नाउ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 37 होगा। अच्छा ये भी 37 दिख रहा है मुझे, कैसे? देखो ये अगर 37 है, OY क्या है, रेडियस है, OB भी हमारा रेडियस है, तो ये अगर 37 है तो ये तो 37 हो गया आपका अल्टरनेट एंगल से, फिर ये 37 हो गया आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से, 37। अच्छा ये 74 हुआ तो ये एंगल भी 74 हो गया, मतलब ये एंगल क्यों, क्योंकि OP और OQ इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी 74 हो गया। अब हमें POQ मिल जाएगा 180 माइनस 74 माइनस 74, 148, 32 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 32 मिल गया तो ये 16 मिल गया, राइट। तो यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ, एक तो अल्टरनेट एंगल यूज हुआ, और फिर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बनता है ना सर्कल के रेडियस को यूज करके, वो 2 बार यूज हुआ, ट्वाइस, और उससे हमारा आंसर निकला। फिर सर्कल वाली प्रॉपर्टी की सेंटर पे कोण जो भी बना उसका आधा सर्कमफरेंस पे बनेगा। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। बट अगर आप देखो ध्यान से तो बेसिक्स वही है, मतलब कि हम सर्कल के सेंटर से अगर ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो आइसोसेलेस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो हम बार बार यूज करते जा रहे हैं। संजय जी करें एक्स, समरजीत जी करें एक्स ओपी भी 74 होगा, यस अल्टरनेट एंगल से एक्स ओपी 74 होगा, बट उसकी नीड नहीं है हमें यहाँ पर, राइट और नॉट। एक और तरीका था इसको करने का, अगर आप देखते कि एक्सपी हमारा 37 एंगल यहां बना रहा है तो सेंटर पे 74 बनाएगा, देख सकते थे, राइट।
क्लियर? फिर आप खुद देखो कि अगर हमने इसको 37 लिखा तो हम कहते हैं वाई क्यू भी सेंटर पे 74 बनाएगा, ये भी लिख सकते थे, और वहां से हम बोलते कि ये 34 बनेगा, एक्स ओ पी पी ओ क्यू जो है आपका 32 आ जाएगा और ऊपर 16 आ जाएगा, राइट? समझ में आया आपको? 34वां सवाल देखते हैं, 34th क्वेश्चन। देखो इस सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैं बता देता हूं अभी। और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि अगर आप एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल के सेंटर से आप ऐसे करो कि एक पी क्यू बनाओ, यहां पर ऐसे एक लाइन खींचो, एक ऐसे लाइन खींचो, ये बाहर कहीं मिलेगी, फिर इसके सेंटर से मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं और इसके सेंटर से मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, और लेटर से मैंने कहा कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल हमारा बीटा है। लिख लो, लिखना है तो इसको पी क्यू बोल दो, इसको आर एस बोल दो, व्हाटएवर, ना बोलना है मत बोलो। तो यहां जो कोड बनता है थीटा, ये पी आर और क्यू एस को एक्सटेंड करने से ये होता है आपका अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसको ध्यान रखना है आपका। समझ में आया क्या हो रहा है? बाहर एक इंटरसेक्शन हो रहा है, सेंटर से मैं पी क्यू को ज्वाइन कर दूं, सेंटर से मैं आर एस को ज्वाइन कर दूं, और ये कोड अगर अल्फा और बीटा है तो बाहर जो थीटा बनेगा वो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो इस सवाल को फिर आप ऐसे ही कर दो यार, जो एंगल एक्स पूछ रहा है आपसे वो एंगल एक्स यहां भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो थीटा की वैल्यू या एक्स बोल दें की बात है, ये बनेगी 70 माइनस 25/2। 70 में से अगर 25 घटाएंगे तो बनेगा 45, 45/2 आपका कितना हो गया? 22.5 डिग्री। आंसर हो गया आपका बी, 22.5 डिग्री, राइट? 35वां सवाल देखिए। 35वां जो सवाल है इसमें कह रहा है ईओ आपका सी डी के बराबर है, ई सी ए एंगल 12 डिग्री है, इसको मैं थीटा बोलूंगा, मुझे ए एफ ई निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, ऐसा सवाल आपने कर रखे हैं, आप ओ को डी से ज्वाइन कर दीजिए। ओ को डी से ज्वाइन करने से क्या होगा? ये भी बराबर हो गया, भाई ये रेडियस है, ये इसके बराबर था तो ये भी आर था, ये आर ये आर ये आर, ये बराबर। अब ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा ही हो गया, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो ये आपको पता है एक्सटीरियर एंगल से 2 थीटा बन जाता है, ये 2 थीटा बना तो ये भी 2 थीटा बन जाता है एक्सटीरियर से, राइट? जो कोड आपको निकालना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ए को ए सी ज्वाइन करूं तो ए ई यहां पर कोण बना रहा है, ए ई सेंटर पे कितना कोण बना रहा है ये अगर निकाल लो तो उसी का आधा होगा। सेंटर पे जो कोण बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से निकलेगा ई ओ सी, तो 2 थीटा और थीटा के सम से यहां बनेगा 3 थीटा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कर चुके हैं हम पहले केस। और अगर ए ई सेंटर पे 3 थीटा बना रहा है तो ये वाला कोण बनेगा 3 थीटा बाई 2। ए एफ ई जो पूछ रहा है 3 थीटा बाई 2 निकालना है आपको, थीटा की वैल्यू आपको 12 दे दिया है तो 3 इंटू 12/2 करेंगे, ये हो गया आपका 18 डिग्री। आंसर हो गया बी। ठीक है, यस और नो? पैंतीस 36 सवाल देते हैं। एक चित्र दिया है, इसमें सेंटर ओ है, ए बी ए सी डी ई टेंजेंट्स हो गए, बी ए सी आपका हो गया 52 डिग्री, इसको लिखूंगा 52 डिग्री। आपको डी ओ ई की वैल्यू बतानी है, ये बहुत आसान सवाल है। अगर आप इस डायग्राम को सिर्फ घुमा दें, ऐसे खड़ा कर दो बस, तो आपको दिखने लगेगा कि ये सर्कम क्या है, एक्स सर्कल है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ज्योमेट्री में कई बार डायग्राम घुमा के बनाए जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कौन सा डायग्राम है। आप इस डायग्राम को बस ऐसे घुमा लो, टिल्ट कर लो, ऐसे सीधा खड़ा कर दो, सीधा खड़ा करके दिखेगा कि ये एक्स सर्कल है। और एक्स सर्कल के केस में आपको पता है कि एंगल क्या होता है, जो डी ओ ई एंगल होता है ये 90 माइनस 52/2 हो जाएगा, तो 90 माइनस 26 बनेगा। 90 माइनस 26 कितना हुआ? 64 डिग्री। आंसर क्या हो गया? सी। यस, समझ में आया? सही। 37वां सवाल देखिए। एक चित्र दिया है, इसमें पी क्यू आपको दिया है 12.5√3, रेडियस आपको दिया है 12.5, पी आर इज पैरेलल टू ओ ए। पी आर, ये बक्से को मत देखो, पी आर ओ ए के पैरेलल है, आर क्यू आपका ओ बी के पैरेलल है। तो ये अगर इसके पैरेलल है, बाइसेक्टर कहां दिया गया था? कहां बाइसेक्टर दिया गया था? बालक, अभिनव, बाइसेक्टर देने की जरूरत क्यों है बेटा? जरा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एक सर्कल ऐसा बनाऊं, देखो जिसको आप नहीं पहचानते हो ना उसका आईडी कार्ड मांगोगे ना, लेकिन जो आपको पता है उसका आईडी कार्ड, अपने पापा से कभी आपने बोला कि आईडी कार्ड दिखाओ? लेकिन अगर कोई रास्ते में आपको रोक ले, ट्रैफिक पुलिस, आप बोल दो कि आईडी कार्ड दिखाओ आप,
देखेंगे आपका आईडी कार्ड कि आप ट्रैफिक पुलिस हो कि नहीं हो, राइट? पापा से पूछोगे ये बात, पापा मारेंगे कंटाप खींच के। सो अगर मैं डायग्राम तुमको बना दूं तो तुम्हें ये जानने में कि ये इन सर्कल है और इसका जो सेंटर होगा, मैं ये वाला कोण तुमसे पूछ बैठूं ऐसा डायग्राम बना के, तो तुम ये पूछोगे क्या कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं है? नो, इट विल बी, क्योंकि इन सर्कल में अगर तीनों साइड्स को टच करके निकला है तो वो इन सर्कल है, और इन सर्कल है तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। आपको ये एंगल देके ये कोण पूछ लिया जाएगा सीधा। अगर मैं डायग्राम ही बना दे रहा हूं तो मुझे बाइसेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तब तो दिख ही गया आपको। मानते हो मेरी बात की नहीं? तो जिसको तुम ऑलरेडी पहचानते हो उसका आईडी कार्ड क्यों मांगोगे? आईडी कार्ड उसका मांगेंगे जिसको हम पहचानते नहीं है या जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है सामने से। जैसे हमें डायग्राम नहीं दिया गया था तो इट मेक सेंस कि हम डाउट करते हैं कि भाई बाइसेक्टर, जब डायग्राम दे दिया गया तो क्यों बोलेगा वो कि बाइसेक्टर है? टचिंग सर्कल है, इसको टच कर रहा है, ये एक सर्कल हुआ ना, और एक सर्कल के केस में ऐसा होता है क्योंकि आपने डी से इसको ज्वाइन किया। तो नेसेसरी कंडीशंस जो है वो सफिशिएंट है क्योंकि डायग्राम बना दिया गया है, हमें दिख रहा है सब कुछ साफ 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 साफ। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गई आपको बात अभिनव या नहीं? ठीक है, ये देखिएगा, अब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का अगर यहां कोण थीटा है तो यहां भी थीटा ही होगा। एंगल बिटवीन टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल। भाई आरपी और एओ पैरेलल है, आरक्यू और बीओ पैरेलल है, तो एंगल्स इक्वल होंगे यार, थीटा थीटा। अब सवाल ये कि मैं ये वाला कोण निकाल लूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा इसका। तो अब देखो क्या करेंगे, अब सेंटर से ना इसको ज्वाइन करने जा रहा हूं क्योंकि कुछ भुजाएं दी हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। ये मुझे दिया है रेडियस 12.5, मुझे 12.5 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोलूंगा रेडियस आर है, ये भी आर होगा, और ये मुझे r√3 दिया हुआ है। क्या पहचानते हो इसको आप? मैं बता चुका हूं आपको कि जब भी ऐसा होगा तो 120 डिग्री होगा। ये बताया कि नहीं बताया कि अगर एक त्रिभुज की भुजाएं ऐसी हो जाए 1:√3 के रेशियो में तो सबसे बड़ा वाला जो कोण होता है अपोजिट टू अनइक्वल साइड वो 120 डिग्री होता है। ये 120 होगा तो मैं ये भी बता चुका हूं कि ये वाला कोण 120 180 माइनस 120 होता है। इन दोनों का सम 180 होता है क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये 60 मिल गया, ये 60 मिल गया, तो जो पूछ रहा था उसका आंसर भी मिल गया ना, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अच्छा सवाल है। नॉलेज ऑफ की 1:√3 रेशियो 120 डिग्री 30-30 ट्राइंगल का होता है, वो इस सवाल को सॉल्व करा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां सवाल देखिए, आपको यहां पर एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल का सेंटर वो है, टच कर रहा है, कहानी दी गई है, बीसी की वैल्यू कर रहा है, ये पूरी वैल्यू 60 है, सीपी की वैल्यू इतनी वैल्यू 42 दे दिया उठा के, और ए बी की वैल्यू आपको 37.5 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है मुझसे? सर्कल का रेडियस। अच्छा, रेडियस में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले तो ये समझना है आपको कि अगर एक एंगल 90 डिग्री तो इसके मायने क्या होता है। इसका मायने ये होता है कि मैं ओ को एस से ज्वाइन करूंगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। आपको पता है कि टेंजेंट वाले पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ही अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो क्या ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा? यस, सेम कहानी। तीन 90 डिग्री, अब देखो ये दोनों 90 हो गए तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो एक तरह से ये चारों 90 डिग्री के एंगल हो गए। तो क्या ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर, ये भी देख लेते हैं। ये रेडियस आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है। अगर दो एडजेसेंट भुजाएं बराबर हो जाएं और चारों एंगल 90 है तो भैया ये तो आपका स्क्वायर होता है। तो मुझे ए आर निकाल लूंगा, वही रेडियस है। अब कैसे निकलेगा? ये 42 है तो आपको पता है सी क्यू भी 42 ही होगा, इस पॉइंट से इक्वल टेंजेंट की लेंथ होगी। ये 42 होगा तो ये 18 होगा, 42 18 60, ये 18 है तो ये भी 18 होगा। अब ये 37.5 है, अगर इसमें से 18 घटा दूं मैं तो 19.5 हो गया। आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बता के इन्होंने बेसिकली ये स्क्वायर पोर्शन क्रिएट करा दिया। अब ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एक 90 हुआ तो यहाँ स्क्वायर बन जाता है, तो रेडियस इतना हिस्सा हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। बिफोर आई सॉल्व दिस लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। एक बढ़िया सा प्रूफ देता हूं इसका, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो याद कराना ही है आपको। छोटा सा प्रूफ है, देख लो कैसे होता है। ठीक है, ओके। सो मैंने एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस है आर, उसका एक क्वार्टर पोर्शन लिया है मैंने। फिर मैंने एक सर्कल बनाया है जो मैं इसके अंदर बिठाने जा रहा हूं, कुछ इस तरीके से कि ये इस सर्कल को
ऐसे टच करने वाला है लाइक दिस। मुझे इसका रेडियस निकालना है, इसका रेडियस मैं बोलूंगा लेट्स से स्मॉल r है या फिर a है। So, पहला कार्य आप ये करो कि इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, राइट, एक लाइन बनेगी। इसका रेडियस अगर स्मॉल r मैंने बोल दिया आपसे, नाउ यू कैन टेल मी वन थिंग कि मैं इस पॉइंट को अगर यहां से ज्वाइन करूंगा और इस पॉइंट को मैं यहां से ज्वाइन करूंगा तो एक स्क्वायर बनेगा। अभी पढ़ा है तुमको, ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये तो 90 है, ये तो ये भी 90 होगा, तो मामला ये सब हो गया r। इतना जो पोर्शन है ये r√2 के बराबर हो गया। सो अब आप कहोगे कि r√2 इतनी लंबाई हो गई यहां से लेके इसके सेंटर की, और प्लस r, ये वैल्यू इस रेडियस के बराबर है। यहां से r की वैल्यू आ गई r/√2 + 1, यहां से r की वैल्यू आ गई, आप रेशनलाइज कर लीजिए √2 - 1 × r। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने प्रूफ इसलिए दे दिया है कि अगर गलती से कभी भूल रहे हो तो यू कैन जस्ट क्विकली डू दिस। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी लेंथ r√2 है, बिकॉज इसका इस्तेमाल कई तरह के सवाल में होता है। तो r√2 + r के बराबर है, तो r की वैल्यू √2 - 1 r × r। अब ये सवाल कर लो, 39वां सवाल। आप कहोगे x की वैल्यू होगी वही √2 - 1 × 8√2 होगी। 8 दूनी 16 बनेगा, 16 - 8√2 आपका बनेगा, 16 - 8 × 1.41। ऑलराइट, सो 4.72 आ रहा है, बट उन्होंने 4.6 लिख रखा है, तो हम भी वही लिख देंगे। क्या करना है, एक्चुअल में 1.414 लोगे, थोड़ा और कम आएगा, तो आंसर नियरेस्ट जो होगा वो यही होगा। ठीक है, दैट्स योर आंसर। नियरेस्ट आंसर ये है, ए लगा दो। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। दो सर्कल, इनका रेडियस 4 और 9 सेंटीमीटर है, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक और सर्कल है जिसका रेडियस r है, वो दोनों सर्कल्स को टच करता है और उनके कॉमन टेंजेंट को भी टच करता है। r बता दो। अभी लगाया था और आंसर अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया, तो मेमोरी में बैठा हुआ है। ये सवाल है, सेम सवाल सेम डेटा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई? बताया था ना अभी, लग तो रहा है बताया था, पता नहीं कहाँ चला गया, दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा सा डायग्राम बनाया था मैंने, थियरी शुरुआत में था शायद, सॉरी वाज एट द स्टार्ट ओनली। यहाँ पर था, देखो ये बताया था, और मैंने ये एग्जांपल जो लिया था वही है। यहाँ कह रहा है दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके कॉमन टेंजेंट है। एक तीसरा सर्कल है, उनके कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है, इन दो सर्कल्स को भी टच कर रहा है। सेम सवाल हो गया, और उसका रेडियस पूछा है 9 और 4 दिया हुआ, तो सेम सोल्यूशन हो गया आपका, 36/25 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं। ऑलरेडी डन। 41वां सवाल देखिए। AB और CD दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल P और Q पर है। कॉमन कॉर्ड जो हमने प्रोड्यूस किया है वो AB को R और CD को S पर मिलता है। RS दिया है 10, AB दिया है 6, PQ की वैल्यू बतानी है। तो जो टर्मिनोलॉजी पढ़ाता हूं मैं ना, उस पर कभी रिलाई मत करना भाई। जैसे हमने जो अभी पढ़ा है उसमें जो हमारा नोटेशन था ABCD का, वो यहाँ पर बदला है। तो लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम एंड शो इट टू यू कि कैसे होगा ये कॉमन टेंजेंट हो गई। ये कॉमन टेंजेंट हो गई। सर्कल सिलेक्ट हो रहा है तो पूरा ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या बोला है कि AB और CD दो कॉमन टेंजेंट है, ये P और Q पर काटते हैं। नहीं, ऐसे ही था टर्मिनोलॉजी शायद ना, सेम था। ठीक है, सॉरी, और यही था। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो RS² की वैल्यू, यही टर्मिनोलॉजी मैंने भी यूज करी थी, मैंने प्रूफ दिया था, इसके बराबर था। बट आपको डायग्राम को चित्र से ध्यान रखना है कि RS² इस लंबाई का स्क्वायर, इसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस इसकी लंबाई का स्क्वायर, कि अगर वो टर्मिनोलॉजी चेंज भी करे तो आपको दिक्कत ना हो। ये आपका 10² है,
ए बी स्क्वायर आपका 6 स्क्वायर है, तो आपको तो बच्चे को पता है कि 8 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर के बराबर होता है। पी क्यू की वैल्यू 8 हो गई, कोई दिक्कत आपको इसको सॉल्व करने में नहीं आएगी। ठीक है, 42वां सवाल कह रहा है कि पी हमारा एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड सर्कल है, डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है सेंटर ओ से। तो ऐसा बनाते हैं, यहाँ सेंटर से हम डिस्टेंस बनाते हैं, 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई है। पी आर इज ए सीकेंट, क्यू और आर पे काटेगा। ठीक है, ये बना दिया, क्यू आर, पी क्यू हमारा 9 है और क्यू आर हमारा 7 है, 16 हो गया टोटली। ठीक है, रेडियस, ये रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस कुछ नहीं होता है, रेडियस ही होता है। ठीक है, सो इस सवाल में क्या करना होता है, अगर ये लेंथ आपको पूरी दी हो तो इसको हम लिखते हैं आर है अगर, तो इतनी वैल्यू 13 माइनस आर हो जाती है, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, राइट, इसको ए बोलूंगा मैं। देन हम इसी को अगर एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो यहाँ ये बी बनेगा, 13 माइनस आर, और इतना 13 है तो ये आर जुड़ के ये टोटल वैल्यू 13 प्लस आर के बराबर हो जाती है। तो जब सेंटर से दूरी कभी दी हो एक पॉइंट की, तो जो दो डिस्टेंसेस बनती हैं सर्कमफरेंस की, वो एक 13 माइनस आर होती है, एक 13 प्लस आर होती है। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, सेम कहानी की पी क्यू और पी आर का प्रोडक्ट पी ए और पी बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और ये आपका बन जाएगा 13 माइनस आर इंटू 13 प्लस आर, और ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 9 इंटू 16, ये हो गया 144। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से अगर आप खोलेंगे तो 169 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और इसको जाके घटाएंगे तो ये वैल्यू 25 आ जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये तो टैंजेंट वाले में होता है। अभिनव जी, प्रॉपर्टी को ठीक से तमीज से रिवाइज करना सीखो। जो जनरल प्रॉपर्टी थी वो यही थी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये जनरल प्रॉपर्टी थी। उसका एक स्पेसिफिक केस था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। तो आपको स्पेसिफिक केस याद रहेगा, जनरल केस भूल ही गए तुम, गुनाह मत करो ये ज्योमेट्री में। मतलब स्पेसिफिक केस भूल जाओ चलता है, आपको स्पेसिफिक केस याद है, जनरल केस तुम भूल गए। पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर स्पेसिफिक केस था, और मैंने समझाया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पॉइंट टेंजेंट हो जाता है तो सी और डी एक ही जगह आ जाते हैं, उसको पीटी बोल देते हैं, पीटी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे से अधिक समय हो गया है, आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राइट, ऑल्दो जो मेरा आज का टारगेट था उससे 3 सवाल हम पीछे रह गए, 45 तक मैंने सोचा था करा दूंगा थियरी प्लस, बट कोई बात नहीं, 3 सवाल कल कर लेंगे, काफी कर लिया हमने आज। कल भी आना, खा पी के आना, ताकि 2 घंटे आप मुझे सही से दें। जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं वो कृपया रिवाइज करें घर पे, ज्योमेट्री थोड़ी तकलीफ देती है कुछ लोगों को, घर पे रिवीजन करें, इसका यही सोल्यूशन है। टॉपिक में अगर मास्टरी करनी है देन आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करें, किसको भी समस्या आ रही है, अगर सवाल नहीं बन रहे हैं वगैरह वगैरह, इसका एक ही जवाब है यार, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। जादू की छड़ी कुछ नहीं है, मेहनत से ही सब कुछ होता है जीवन में, तो मेहनत करिए। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, ख्याल रखिए, थैंक यू।